चेतन भारत लर्निंग में आप सभी का स्वागत है कि आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है बैंकिंग क्षेत्र का। अब देखिए, अभी तक की जितनी भी कक्षाएं आई हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित, यदि वह कक्षाएं आपने ध्यानपूर्वक सुनी हैं तो अब तक आप आरबीआई की कार्यशैली से भली भांति परिचित हैं। आपको पता है आरबीआई क्या करता है, आरबीआई के पास मौद्रिक नीति तय करने के क्या क्या साधन उपलब्ध हैं, आपको सभी कुछ पता है। और अब आपको यह भी पता है कि आरबीआई को हम केंद्रीय बैंक क्यों कहते हैं। आरबीआई को हम केंद्रीय बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूरे बैंकिंग क्षेत्र प्रणाली का अधीक्षण करता है। आपके जो देश की पूरे बैंकिंग क्षेत्र की प्रणाली है वह विधि पूर्वक चल रही है या नहीं चल रही है, उसका ध्यान आरबीआई रखता है, इसीलिए उसे हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। अब देखिए, यह तो आपको पता चल गया कि बैंकिंग क्षेत्र का अधीक्षण आरबीआई करता है, पर आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि यह क्षेत्र है क्या, बैंकिंग क्षेत्र क्या है। तो आज के लेक्चर में हम पहचानेंगे बैंकिंग क्षेत्र को। बैंकिंग क्षेत्र क्या है, यह क्या करता है और आपकी अर्थव्यवस्था के लिए यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हम कहते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव उसके बैंकिंग क्षेत्र पर रखी जाती है, तो उसका बैंकिंग क्षेत्र का स्वस्थ होना बहुत महत्वपूर्ण है यदि उस अर्थव्यवस्था को स्वस्थ होना है। तो यह बैंकिंग क्षेत्र क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे। अब देखिए, मैं आपका ध्यान केंद्रित करता हूं हमारे मुद्रा के लेक्चर पे, मुद्रा और मौद्रिक नीति के पहले लेक्चर पे। देखिए, उस पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था मुद्रा क्या होती है, मैंने आपको परिचय दिया था मुद्रा की अवधारणा का। और उस समय मैंने आपको बताया था कि एक समय था जब मानवीय सभ्यता का स्तर आदिवासी सभ्यता जैसा था, क्योंकि तब तक मुद्रा की खोज नहीं हुई थी। अब उस जमाने में जो वस्तुओं की जो विनिमय की प्रणाली है वह किस चीज से चलती थी, वह चलती थी बार्टर प्रणाली से। बार्टर प्रणाली को ही हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तब तक मुद्रा की खोज नहीं हुई थी और मैंने आपको यह भी बताया था कि वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर प्रणाली की क्या समस्या थी। उसकी समस्या का नाम था इच्छाओं का दोहरा संयोग। और इच्छाओं के दोहरे संयोग के कारण ही वह आदिवासी सभ्यता प्रगति नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था प्रगति नहीं कर पा रही थी। और वह प्रगति क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि इच्छाओं के दोहरे संयोग की जो समस्या थी वह उसके आड़े आ रही थी। इच्छाओं के दोहरे संयोग की वजह से ट्रांजैक्शंस नहीं बढ़ पा रही थी, जिसकी वजह से वस्तुओं और सेवाओं की मांग नहीं बढ़ पा रही थी। पर जैसे ही मुद्रा का आविष्कार हुआ वैसे ही इच्छाओं के दोहरे संयोग की जो समस्या थी उसका निवारण हुआ और उसी के कारण ट्रांजैक्शंस की मांग बढ़ गई, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की मांग बढ़ गई, जिसकी वजह से उस सभ्यता में जीडीपी वृद्धि हुई। जीडीपी यही है ना, वस्तुएं और सेवाएं कितनी बन रही हैं, तो जीडीपी की वृद्धि हुई, अर्थव्यवस्था की वृद्धि हुई और उस सभ्यता की भी वृद्धि हुई, उस सभ्यता का भी विकास हुआ, उस सभ्यता की भी प्रगति हुई, है ना। अब आपको पता है मुद्रा का आविष्कार तो हो गया और हमारी सभ्यता का स्तर अब आदिवासी सभ्यता के स्तर से ऊंचा हो गया। पर आज हम जिस सभ्यता में रह रहे हैं, आधुनिक सभ्यता में, वह स्तर नहीं पहुंचा था मुद्रा के आविष्कार से। उसके लिए हमें एक और ऐसी चीज का आविष्कार करना पड़ा जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था और ऊंची हुई और हम पहुंचे आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था तक, आधुनिक सभ्यता तक। अब वह और कौन सी चीज थी जिसका आविष्कार किया गया? वह थी बैंकिंग, बैंकिंग प्रणाली। तो देखिए, आदिवासी सभ्यता से लेके आधुनिक सभ्यता तक दो महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं, मुद्रा का आविष्कार और बैंकिंग का आविष्कार। मुद्रा के आविष्कार से आपकी सभ्यता का स्तर बढ़ा क्योंकि अर्थव्यवस्था बढ़ी, फिर भी अर्थव्यवस्था कहीं रुक गई थी, रुकावट आ रही थी। फिर आपने बैंकिंग का आविष्कार किया तो आपकी अर्थव्यवस्था इतनी बढ़ गई कि आपकी सभ्यता का भी स्तर बढ़ गया और आज हम आधुनिक सभ्यता के युग में रह रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अर्थव्यवस्था निर्धारित करती है कि आपकी सभ्यता कहां जाएगी। बिल्कुल करती है। आपको पता है, आपकी जो भी सभ्यता है, जिस भी सभ्यता से आप आते हो, किसी भी सभ्यता की जो प्रगति है या उसकी प्रगति की जो दिशा है वह निर्भर करती है उसकी अर्थव्यवस्था की प्रगति की दिशा पे। मानवीय सभ्यता का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी मानवीय सभ्यता की प्रगति हुई है और जिस दिशा में प्रगति हुई है वह निर्भर करा है उसकी अर्थव्यवस्था कैसी रही है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसे प्रगति करी है, किस दिशा में प्रगति करी है। और यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा,
पश्चिमी दर्शन शास्त्री रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा प्रख्यात, जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। वह भी ये बात रखते हैं। उन्होंने अपनी विचारधारा में एक सिद्धांत दिया था जिसको हम कहते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद। अब देखिए, आप में से जो लोग कार्ल मार्क्स से परिचित नहीं है, मैं आपको बता दूं कि यह वामपंथी विचारधारा के जनक हैं। वामपंथी विचारधारा मार्क्स के विचारों पर ही आधारित है। इसीलिए कभी कभार वामपंथी विचारधारा को कुछ लोग मार्क्सवाद भी कह देते हैं, क्योंकि ये मार्क्स के विचारों पर आधारित है। अब देखिए, मैं वामपंथी विचारधारा से पूर्णतः सहमत नहीं हूं, और हम इस विषय की भी बात नहीं कर रहे हैं कि वामपंथी विचारधारा कितनी सही है कितनी गलत है, वह विषय की हम बात नहीं कर रहे। पर मार्क्स ने जो ये ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था, इससे मैं पूर्णतः सहमत हूं। अब ये ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत क्या था? ये यही सिद्धांत था जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। मैं लिख देता हूं पहले। ऐतिहासिक भौतिकवाद। अब देखिए, ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या कहता है? बड़ी सरल सी बात कहता है। वह कहता है कि पूरा इतिहास उठा के देख लो, मानवीय सभ्यता ने जिस दिशा में प्रगति करी है वह निर्भर करा है उसकी अर्थव्यवस्था पे, आर्थिक उत्पत्ति के संबंधों पे। अब आर्थिक उत्पत्ति के संबंध क्या है उसमें हम नहीं पढ़ते, बस ये याद रखना, जैसी अर्थव्यवस्था होगी, जिस दिशा में अर्थव्यवस्था प्रगति कर रही है, सभ्यता का स्तर भी उसी दिशा में जा रहा है। और ये मार्क्स के इस सिद्धांत से हमें पता चलता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद। क्योंकि देखिए, मार्क्स से जस्ट पहले एक और विचारधारा प्रचलन में थी जिसे हम कहते हैं विचारवाद। देखिए, विचारवाद विचारधारा पता क्या कहती थी? विचारवाद विचारधारा जिसके जनक थे हीगल, चलिए उस बात में भी नहीं जाते। विचारवाद विचारधारा कहती थी कि सभ्यता का जो स्तर है या कोई सभ्यता कैसी होगी वह निर्भर करता है उस जमाने में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके विचार कैसे हैं। विचारों पे ही निर्भर करता है सभ्यता कैसी होगी। इसे कहते थे हम विचारवाद विचारधारा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे दूं कि भारत देश या जो भारत की सभ्यता है, आज की जो भारत की आधुनिक सभ्यता है, उसमें संसद है, उसमें प्रधानमंत्री का कार्यालय है, उसमें राष्ट्रपति का कार्यालय है। पर ये सभी चीजें हमारी आधुनिक सभ्यता में ना होती यदि लोगों के बीच में लोकतंत्र विचार का प्रचलन ना होता। यदि लोगों को पता ही ना होता कि लोकतंत्र क्या होता है, तो क्या संसद बनती? कुछ भी ऐसी चीज बनती नहीं। तो इसीलिए विचारवाद विचारधारा कहती है कि आपकी सभ्यता का क्या स्तर होगा, आपकी सभ्यता कैसी होगी, यह निर्भर करता है उस जमाने में प्रचलित विचारों पे। सही बात कह रहे हैं। पर आपको पता है, जब मार्क्स आए तो उन्होंने इस विचारधारा का विरोध किया। उन्होंने कहा विचारवाद सही नहीं है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि सभ्यता का स्तर या ऐतिहासिक कोई भी सभ्यता आप उठा लीजिए, उसका स्तर उस समय के विचारों पे निर्भर करता है। नहीं, वह निर्भर करता है अर्थव्यवस्था पे। क्योंकि मार्क्स कहते हैं कि विचारों का स्रोत भी अर्थव्यवस्था है। जैसी अर्थव्यवस्था होगी वैसे ही लोगों के विचार होंगे। हम कहते हैं ना, वैसे साधारण सा ये उदाहरण देते हैं कि देखो, यदि आपका पेट भरा है तो आपके विचार अलग होंगे। यदि आपका पेट खाली है, भूख लगी जा रही है, तो आपके विचार खाने से ही संबंधित होंगे, है ना। वैसे ही देशों की बात होती है, सभ्यताओं की भी यही स्तर होता है। जितने भी विकसित देश होते हैं, जितने भी आर्थिक विकास या जिन देशों में आर्थिक विकास होता है, आर्थिक रूप से जितने भी विकसित देश होते हैं, उनकी विचारधाराएं अलग होती हैं, उनके लोगों के विचार अलग होते हैं, है ना। और जो अविकसित हैं, जो देश अविकसित हैं, उनके विचार अलग हैं। तो मार्क्स कहते हैं विचार पे निर्भर करता होगा, पर विचार का भी स्रोत अर्थव्यवस्था है। जैसी अर्थव्यवस्था वैसे विचार और वैसी सभ्यता। तो मैं नहीं मानता कि विचारों पे निर्भर करता है, मैं मानता हूं अर्थव्यवस्था पे निर्भर करता है। और पूरा इतिहास उठा के देख लो, मानवीय इतिहास या मानवीय सभ्यता का जो भी विकास हुआ है, उस विकास को यदि हम चरणों में बांट लें तो हर चरण पे आर्थिक या अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है, एक दिशा में विकास हुआ है, तभी एक चरण से दूसरे चरण पे हम गए हैं। अगर अर्थव्यवस्था उस दिशा में ना जाती तो सभ्यता का स्तर भी ऊंचा ना होता। अर्थव्यवस्था पे निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जो मैं कहानी आपको बता रहा था ना कि पहले आदिवासी सभ्यता थी, फिर थोड़ा उच्च स्तरीय सभ्यता हुई, फिर आज की आधुनिक सभ्यता हमारी बनी, यह सब अर्थव्यवस्था में विकास की वजह से हुआ है।
और पहले मुद्रा की खोज हुई, फिर बैंकिंग क्षेत्र की खोज हुई, और बैंकिंग क्षेत्र की खोज के बाद हम आज की सभ्यता बने। अर्थव्यवस्था पे ही सब कुछ निर्भर करता है। यह बात तो कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, अर्थ सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम जानेंगे ये कौन सी खोज है, ये बैंकिंग, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था का इतना विकास हो गया, है ना। तो ये कहानी में जो मैंने ट्विस्ट दिया है, जो मैंने आपको बताया है कि यहां से यहां गए हम बैंकिंग की खोज के बाद, उस बात को आप समझेंगे। ठीक है, बैंकिंग क्या होती है। चलिए शुरुआत करते हैं बैंकिंग क्षेत्र के विषय से, और पहले नजर डाल लेते हैं विषय सूची पे। तो सबसे पहले मैं आपको परिचित करवाऊंगा बैंकिंग की अवधारणा से, और यही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बैंकिंग की खोज से हम आगे बढ़े, और इसी से ही आप परिचित होंगे कि बैंकिंग क्षेत्र करता क्या है आपकी अर्थव्यवस्था के लिए, यह क्या चीजें सरल बना देता है, किन किन चीजों जो रुकावट बने हुए थे आपकी आर्थिक वृद्धि में, उनको दूर करता है। क्या करता है बैंकिंग क्षेत्र, इससे आप परिचित होंगे। फिर भारत में बैंकिंग का इतिहास क्या रहा है, उससे उसका परिचय हम लेंगे। फिर हम बात करेंगे भारत में बैंकों के प्रकार। फिर हम बात करेंगे बैंकिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण अवधारणाएं। फिर हम बात करेंगे गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां, ठीक है, जिन्हें हम छाया बैंकिंग या शैडो बैंकिंग भी कह देते हैं। अंग्रेजी में हम कहते हैं शैडो बैंकिंग। ठीक है, तो ये शैडो बैंकिंग क्या होती है, या गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां क्या होती हैं, जो बैंकों जैसा ही काम कर रही हैं, उनकी कार्यशैली लगभग समान है पर फिर भी थोड़ी सी भिन्न है बैंकों से, और इनका क्या योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में, उसका परिचय लेंगे। और फिर हम अंत में बात करेंगे बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, जिसको लेके सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है और बहुत कुछ करती रहती है। ठीक है, तो यह हम करेंगे। मैं पहले ही बता दूं कि बैंकिंग क्षेत्र का जो पूरा विषय है उसको 2 या 3 लेक्चर लग जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बस परिचय लेंगे बैंकिंग क्षेत्र का और इतिहास का। चलिए फिर शुरुआत करते हैं बैंकिंग की अवधारणा से। बैंक होते क्या हैं, करते क्या हैं, उनका मूल कार्य क्या है। चलिए पहले तो परिभाषा पढ़ लेते हैं कि मुख्य तौर पे बैंक क्या है। देखिए, बैंक एक ऐसी संस्था है जो उधार देने का मूल कार्य करती है। बैंकों से ही हम उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो बैंकों का मूल कार्य है उधार देना, ऋण देना और जमा सुविधा प्रदान करना। यदि आपके पास धन है, शेष धन है, तो आप उसे बैंक में जमा कर सकते हैं, बैंक आपको यह सुविधा प्रदान करता है। तो बैंक के मुख्य तौर पे 2 ही कार्य हैं, वैसे तो और अन्य कार्य भी हैं बैंक के, पर ये 2 मुख्य तौर पे मूल कार्य हैं बैंक के, और वह है उधार देना, जमा सुविधा प्रदान करना। ठीक है, अब यह वाक्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह वाक्य से आप समझेंगे कि बैंकिंग क्षेत्र की या बैंकिंग प्रणाली की खोज से कैसे अर्थव्यवस्था में विकास होता है। एक बैंक बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं या निवेशकों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, और इसीलिए बैंकों को वित्तीय मध्यस्थ कहा जाता है। अब यह शब्द इंपॉर्टेंट है, मध्यस्थ। बैंक कैसे मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, बैंकों को हम कैसे मध्यस्थ कह सकते हैं बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच, अब इसे समझते हैं। और इसी से ही आप समझ जाएंगे कि क्या है योगदान बैंकिंग क्षेत्र का पूरी की पूरी सभी देशों की अर्थव्यवस्था में, और कैसे जब भी किसी देश में बैंकिंग क्षेत्र में समस्या आ जाती है तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। सभी देशों ने इसे सहा है। ठीक है, तो देखते हैं बैंकिंग क्षेत्र क्या है और ये वित्तीय मध्यस्थ या मध्यस्थता क्या है। चलिए अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब हम आदिवासी सभ्यता थे तब मुद्रा का आविष्कार हुआ और हमारी सभ्यता थोड़ी बढ़ गई, है ना, पर उसके बाद इसी स्तर तक रही, उसका आगे विकास नहीं हो पा रहा था। वह क्यों था? देखिए, जैसे ही मुद्रा का आविष्कार हुआ तो कई लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए, उनके पास पैसा आ गया, वह अपनी जरूरतें भी पूरी कर पाए, और उन जरूरतों को पूरा करने के बाद भी उनके पास अधिशेष धन रह जाता था। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास शेष धन है, उन्हें पता ही नहीं उसका क्या करना है, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गरीब थे, जो ना ही अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं और उनके पास धन की कमी है, धन का अभाव है। ठीक है, और यहीं पे गति रुकी हुई थी अर्थव्यवस्था की, सभ्यता की। कुछ लोग हैं जिनके पास अधिशेष धन है, कुछ लोगों के पास धन का अभाव है। अब देखिए, गति इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि
जिनके पास शेष धन है उन्हें पता ही नहीं इस धन का क्या करना है, उन्हें पता ही नहीं, कोई आइडिया ही नहीं है। और जिनके पास धन का अभाव है उनके दिमाग में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं कि कैसे मैं एक फैक्ट्री लगा सकता हूं, कैसे मैं एक स्टार्टअप कर सकता हूं, कैसे मैं अपना व्यवसाय चला सकता हूं और चीजों की उत्पत्ति कर सकता हूं। इनके पास बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे, पर क्योंकि इनके पास धन का अभाव है इसीलिए ये कुछ कर नहीं पा रहे। इनके विचारों को ये वास्तविकता नहीं दे पा रहे हैं, विचार वहीं के वहीं पड़े हैं। स्टार्टअप के इनके पास बहुत सारे आइडियाज हैं कि मैं ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, बस धन नहीं है। और इनके पास बहुत सारा धन है, इन्हें पता ही नहीं क्या करना है। अब यहां पे बैंक आते हैं। अब देखिए बैंक क्या करते हैं, देखिए बैंक क्या करेंगे, मध्यस्थ के रूप में काम करेंगे। जिन लोगों के पास शेष धन है, बैंक उन्हें कहेंगे कि आपको पता नहीं चल रहा कि इस शेष धन का क्या करना है, आप एक काम करो, मुझे दे दो। अब ये लोग कहेंगे मैं आपको क्यों दूं? बैंक कहेंगे कि यदि आप मुझे ये शेष धन दे दोगे तो मैं प्रति वर्ष आपको, उदाहरण के रूप में मान लीजिए, प्रति वर्ष बैंक वादा करता है कि मैं प्रति वर्ष आपको 4% का ब्याज दे दूंगा। तो देखिए ये शेष धन आपके पास पड़ा पड़ा बेकार ही हो रहा था, है ना, तो आप मुझे दे दो, मैं आपको 4% के ब्याज दूं, 4% का ब्याज दूंगा। अब ये जो शेष धन वाले हैं इन्हें पता ही नहीं था अपने शेष धन के साथ क्या करें, तो ये सोचते हैं चल बैंक के पास दे देते हैं, 4% ब्याज ही कमा लेते हैं। ठीक है, अब ये लोगों के पास अभाव है, इनके पास बहुत सारे विचार हैं कि कैसे ये धन अर्जित कर सकते हैं, कैसे विकास कर सकते हैं, कैसे चीजों की उत्पत्ति कर सकते हैं, पर पैसा नहीं है। तो बैंक फिर इनके पास जाते हैं। बैंक कहते हैं देख मेरे पास धन है, तुझे धन चाहिए? ये कहते हैं हाँ बिल्कुल चाहिए। तो बैंक कहते हैं ये ले, फिर 6% के ब्याज पे मैं तुझे ऋण दे देता हूं, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जो विचार तेरे दिमाग में उमड़ रहे हैं उनको वास्तविक रूप दे और कर ले, बना अपने नए नए व्यवसाय, कर अपना स्टार्टअप और देश की आर्थिक वृद्धि में भी योगदान दे, करो आप जो करना है आपने। तो ये कहते हैं हाँ जी दे दो दे दो। ठीक है, अब देखिए यहां पे बैंक क्या कर रहे हैं, बैंक अधिशेष धन ले रहे हैं अपने पास और उन लोगों को दे रहे हैं जिनके पास धन का अभाव है 6% पे। तो इनसे 4% पे ले रहे हैं और उसी धन को आगे दे रहे हैं 6% पे। अब ये लोग क्या करेंगे, अब इनके पास पैसा आएगा, उस पैसे को कहीं निवेश करेंगे ये और चीजें वस्तुएं वगैरह बनाएंगे और आर्थिक वृद्धि होगी, आर्थिक विकास होगा, अर्थव्यवस्था आगे प्रगति करेगी, जिसकी वजह से सभ्यता आगे प्रगति करेगी। मुद्रा के आविष्कार के बाद सभ्यता एक स्तर पे रुक गई थी, उसकी आगे प्रगति नहीं हो रही थी, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसे का अभाव है उनके पास विचार तो अच्छे अच्छे हैं कि कैसे प्रगति करवाई जा सकती है अर्थव्यवस्था की, पर पैसे नहीं है। यहां पे बैंक आता है। बैंक के आने के बाद जिन लोगों के पास शेष धन था वह अब चले जाता है इन लोगों के पास। अब ये लोग अपने विचारों को वास्तविक रूप दे सकते हैं, ये अपने विचारों को रियलिटी में परिवर्तित कर सकते हैं और इससे नए नए कारखाने लगेंगे, नए नए स्टार्टअप लगेंगे और जो यहां पे रुकी हुई थी आपकी सभ्यता अब उसका और विकास होगा। ठीक है, तभी हम बैंक को कहते हैं कि ये एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है ना मध्यस्थ। बैंक जो अधिशेष धन वाले हैं और जो धन का अभाव है जिनके पास, उनके बीच में मध्यस्थ का काम करता है, यहां से पैसा लेता है, यहां दे देता है ना, और ऐसे आर्थिक विकास होने लग जाता है। क्योंकि आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा था क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे और ये अपने पैसे का कुछ कर नहीं रहे थे। यहां मध्यस्थ के रूप में काम करता है बैंक। तो अगर पूरे देश की बात करें या पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो बैंकिंग क्षेत्र प्रणाली है वह बचतकर्ताओं से पैसे लेती है। जिन लोगों के पास शेष आय है, शेष धन है, उनकी वह बचत ही है ना, तो बचतकर्ताओं से पैसे लेगी और निवेशकर्ताओं को दे देगी। क्योंकि यह जो लोग हैं जिनके पास धन का अभाव है ये अब बैंक से पैसा लेके आगे निवेश कर देंगे, है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपके देश में बैंक मूल रूप से क्या कर रहे हैं, बचत को निवेश में परिवर्तित कर रहे हैं। बचत थी लोगों के पास पर उस बचत से कुछ हो नहीं रहा था जब तक वह निवेश नहीं बना। जब बचा हुआ पैसा निवेश के रूप में प्रयोग हुआ उसका, तभी तो आर्थिक वृद्धि होगी, निवेश के बाद ही तो होती है। तो निवेश हो नहीं रहा था जब तक बैंकों की खोज नहीं हुई।
जैसे ही बैंकों की खोज हुई तो जितनी भी बचत है पूरे देश में वह इनके पास आई और इन्होंने आगे इनको दे दिया और इन्होंने उसे आगे निवेश कर दिया। ठीक है, तो बैंक बचतकर्ताओं और निवेशकर्ताओं के बीच में मध्यस्थ के रूप में काम करता है और बैंक ही हैं जिनकी वजह से आपके देश की जो कुल बचत है वह कुल निवेश में परिवर्तित होती है। जब तक ये नहीं हो रहा था अर्थव्यवस्था का स्तर रुका हुआ था। बैंक ये काम करते हैं और हम जानते हैं बैंक ये काम मुफ्त में तो करेंगे नहीं। कोई भी इंसान कोई भी काम मुफ्त में क्यों करेगा, है ना। बैंक पैसा कमाने के लिए ही बैठे, तभी तो बैंक 4% पे बचतकर्ताओं से पैसा ले रहे थे और निवेशकर्ताओं को 6% पे दे रहे थे। ये जो बीच का 2% है इसे हम कहते हैं बैंक का स्प्रेड, जिससे बैंक पैसा कमाता है। यानी कि मैंने आपसे पैसे लिए, आपको 4% का ब्याज दर दिया और आगे दे दिए 6% पे। यह जो शेष 2% है इसी से बैंक पैसा कमा रहा है। एक तो बैंक पैसा कमा रहा है और देश को एक महत्वपूर्ण सेवा दे रहा है। क्या सेवा? बचत को निवेश में परिवर्तित करने की सेवा। इसीलिए हम कहते हैं कि बैंकों के आविष्कार के बाद सभ्यताएं और विकसित हो गई, क्योंकि जब तक बैंक नहीं थे ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। इनके पास अच्छे अच्छे विचार थे पर उन विचारों को ये नहीं, उनका कुछ नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से गति रुकी हुई थी अर्थव्यवस्था की। और जिनके पास शेष धन था वे तो वैसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। यहां मध्यस्थ के रूप में कार्य करना सभ्यता के लिए वरदान साबित हुआ। ठीक है, ये कार्य करते हैं बैंक। इसीलिए आपके देश में यदि बैंकिंग व्यवस्था चरमरा जाती है, अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, क्योंकि ये नींव है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के। ठीक है, अब देखिए जो बैंकिंग क्षेत्र है ना, वह वित्तीय क्षेत्र का एक भाग है। वित्तीय क्षेत्र एक बड़ी कैटेगरी है, बड़ा वर्ग है, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र बस एक भाग है। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब देखिए वित्तीय मध्यस्थता का जो कार्य है वह सिर्फ बैंक नहीं कर रहे, कुछ और कंपनियां हैं जो यह कार्य करती हैं। उन्हें हम कहते हैं गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। ठीक है, अंग्रेजी में हम कहेंगे उन्हें एनबीएफसी। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी वित्तीय मध्यस्थता का काम करती हैं। यह लोगों से 4% पे लेती हैं धन को और आगे दे देती हैं 6% पे। पर इन्हें नॉन बैंकिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि बैंक और बहुत सारी ऐसी सेवाएं दे रहा है जो ये नहीं देती हैं। ठीक है, इनमें एनबीएफसीज में, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों में और बैंकों में बहुत सारे अंतर हैं। ठीक है, और उन अंतरों को हम करेंगे आगे। पर हां, दोनों ही वित्तीय मध्यस्थता की सेवा प्रदान करते हैं। यह बात को याद रखना और इस बात को भी याद रखना कि 4% और 6% और ये 2% केवल उदाहरण ही है, असल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हां, आरबीआई इस पे नियंत्रण जरूर रखता है, नियंत्रण भी नहीं पर इसको इन्फ्लुएंस जरूर करता है। जब भी आरबीआई रेपो दर बढ़ाएगा ना तो यह सारे दर भी बढ़ेंगे। ठीक है, और जब घटाएगा तो कम होंगे, पर उस पर दोबारा आते हैं। अभी आपको समझ आ गया बैंक क्या करता है। तो मैंने बताया था कि बैंक के पास जब शेष धन आ जाता है तो वो आरबीआई को रिवर्स रेपो पे क्यों देता है? क्योंकि बैंकों के पास जब शेष धन आएगा तो उस पे उसे 4% का ब्याज देना पड़ेगा। यदि वह उस धन को आगे ऋण के रूप में नहीं दे पाता तो उसे नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए वह आरबीआई के दरवाजे खटखटाता है कि आप मेरे से ले लो, मुझे तो वैसे ही 4% का ब्याज दर देना पड़ रहा है इस धन पे, आप ले लो, नहीं तो मुझे नुकसान होगा। इसीलिए, क्योंकि बैंक जब आपसे पैसा लेता है वह इसीलिए लेता है कि आप आगे दे सके और पैसा कमा सके, स्प्रेड कमा सके, और इसी स्प्रेड से बैंक अपने सारे खर्चे निकालता है। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ आई कि वित्तीय मध्यस्थता क्या है, बैंक वित्तीय मध्यस्थ कैसे हैं, वित्त मध्यस्थ कैसे हैं बैंक, और इससे बैंक आपके देश की अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण सेवा प्रदान कर रहे हैं, और वह सेवा है बचत को निवेश में परिवर्तित करना। बहुत महत्वपूर्ण है, ये मुख्य कार्य करते हैं बैंक। ठीक है, चलो अब आप बैंक की अवधारणा से परिचित हो गए हैं, बैंकिंग की अवधारणा से। अब हम भारत की बात करते हैं कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, अच्छा हाँ, ये चीज भी हम कर लेते हैं इतिहास से पहले कि बैंकों के 3 प्रमुख कार्य हैं।
वह भी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से आप समझ पाओगे। देखो, बैंक के 3 प्रमुख कार्य। सबसे पहला, अर्थव्यवस्था में बचत का जुटाव। देखो, जो लोग पैसा बचा पा रहे हैं वह लोग अपने पास ही रख पा रहे हैं, तो वह सारी बचत इकट्ठी करना बैंक का कार्य है, क्योंकि जितने भी लोग हैं जिनके पास पैसा बच रहा है वह सब बैंक में ही जमा कर रहे हैं। तो बैंक के पास, या जितने भी भारत देश में बैंक हैं, बैंकों के पास पूरे देश की जितनी भी बचत है वह जुटती है। ठीक है, और उसका जुटना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपको बचत को निवेश में परिवर्तित करना है तो कुल बचत जो है देश की वह जुटनी तो चाहिए, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है बैंक का अर्थव्यवस्था में बचत का जुटाव, और इसी बचत को ऋण में या निवेश में आवंटित करना बैंक का दूसरा कार्य है। ठीक है, और ये दोनों कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ही वित्तीय मध्यस्थता कहते हैं। अच्छा, बैंकों का एक और महत्वपूर्ण कार्य है भुगतान प्रणाली का संचालन, पेमेंट। देखिए, आज के युग में आप जो भी किसी को पेमेंट कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं कुछ भी खरीदने के लिए, वह बैंकों द्वारा ही हो रहा है। यदि आप गूगल पे भी कर रहे हैं तो आपके खाते से किसी और के खाते में पैसे जा रहे हैं, बैंक तो होने चाहिए। तो बैंक पूरे देश को भुगतान सेवाएं प्रदान करता है, पेमेंट सर्विसेज प्रदान करता है। यह बैंक का तीसरा मुख्य उद्देश्य है। तो ये तो दो जो उद्देश्य हैं बैंक के या कार्य हैं जो बैंक के, यह वित्तीय मध्यस्थता से जुड़े हुए हैं। यह अच्छी बात है, पर देश में ट्रांजैक्शंस के लिए आपको भुगतान प्रणाली भी चाहिए, तो भुगतान प्रणाली का भी संचालन बैंक ही करते हैं। ठीक है, यह बैंकों का तीसरा मुख्य उद्देश्य है। तो इन 3 मुख्य उद्देश्यों से आपको परिचित होना है। पता चल गया? ठीक है, कहीं भी आप पेमेंट करते हो, बैंक उसमें बीच में आएंगे। ठीक है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी ये दोनों तो आपको समझ आ गए। भारत में कुल बचत का जुटाव और उसी बचत को निवेश में परिवर्तित करना बैंकों का कार्य है, इसीलिए उन्हें वित्तीय मध्यस्थता का या वित्तीय मध्यस्थ कहते हैं। ठीक है, चलो यदि हम डिटेल में करें, विस्तार से करें तो बैंकों के क्या कार्य हैं, तो बैंकों के जितने भी कार्य हैं उनको हम 3 भाग में बांट लेते हैं। एक तो है बैंक के प्राथमिक कार्य जो कि हैं जमा स्वीकार करना या बचत बटोरना, उधार प्रदान करना यानी कि ऋण प्रदान करना, बचत को निवेश में परिवर्तित करना। ये तो प्राथमिक कार्य है, बैंकों का जन्म ही इसलिए हुआ था। फिर सहायक कार्य क्या है? भुगतान सुविधा, जो यहां पे हमने तीसरे पायदान पे देखा था, भुगतान प्रणाली का संचालन, तो भुगतान सुविधा देते हैं। अच्छा, निवेश संविभाग का प्रबंध करते हैं कि आपको यदि कहीं निवेश करना है, शेयर बाजार में, बॉन्ड मार्केट में, है ना, कहीं भी आपको निवेश करना है, उसकी सुविधा भी प्रदान करते हैं बैंक। आपने सुना होगा कि आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड आपको ले लेने चाहिए, है ना, या एसबीआई के म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर दीजिए। ये सारी बातें हम करते ही है ना, ये सब कुछ बैंक ही प्रदान करते हैं। और बहुत सारी वित्तीय कंपनियां प्रदान करती हैं ये सुविधा, पर बैंक भी प्रदान करते हैं। ठीक है, आदि। और अन्य सुविधाएं क्या हैं? जन उपयोगी बिल भुगतान, जितने भी, मान लीजिए बिजली का बिल, आपने बिजली के बिल का भुगतान करना है, पानी के बिल का भुगतान करना है, तो आप बैंकों द्वारा भी कर सकते हैं। अच्छा, बैंक में आपको लॉकर सुविधा भी मिलती है। यदि आपके पास शेष स्वर्ण मुद्राएं पड़ी हुई हैं या हीरे और जेवरात पड़े हैं, तो आप अपने घर में रखने के बजाय बैंकों के लॉकर में रख दीजिए, शायद आपके घर में सुरक्षित ना हो वो, तो लॉकर सुविधा देते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण दस्तावेज या महत्वपूर्ण चीज जो आपके पास है, आप बैंक के लॉकर में रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। अच्छा, सरकार बहुत सारे सामाजिक कल्याण कार्यक्रम चलाती है, तो कई बार बैंकों के द्वारा चलाती है, तो ये बैंक इस क्षेत्र में भी सहयोग करते हैं सरकार का, तो ये भी सुविधाएं हैं। तो ये थोड़ी विस्तार से सुविधाएं बताई हैं, पर यदि ये सारी याद नहीं होती, ये आपको याद रखनी है तीनों: बचत का जुटाव, बचत का निवेश में आवंटन और भुगतान प्रणाली का संचालन। ठीक है, अब आ जाते हैं भारत पे। ठीक है, भारत में बैंकिंग का इतिहास। देखिए, यदि हम इतिहास की बात करें ना, तो ईसा पूर्व काल में आपको बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि शायद उस जमाने में बैंकिंग, या आधुनिक बैंकिंग तो नहीं, पर बैंकिंग जैसी चीजें मौजूद थी। देखिए, वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल के दौरान एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम है मनुस्मृति। उस पर बहुत सारी अन्य बातों की वजह से चर्चाएं होती है, पर हम उस पर नहीं जाएंगे, हम अर्थव्यवस्था पे ही केंद्रित रहेंगे। अब आपको पता है, मनुस्मृति जो थी वह वैदिक काल का ही एक दस्तावेज माना जाता है ना। अब मनुस्मृति में
ऋण, जमा, ब्याज दर के उदाहरण दिए हुए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि उस जमाने में बैंक या वित्तीय मध्यस्थता जैसी चीज थी। ठीक है। अच्छा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इन गतिविधियों का वर्णन है। तो मनुस्मृति में, वैदिक काल के जितने भी आपके जो भी आपको लिटरेचर मिलता है उनमें, अर्थशास्त्र में वर्णन है बैंकिंग जैसी गतिविधियों का, वित्तीय मध्यस्थता जैसी गतिविधियों का। तो इससे हमें पता चलता है कि भारत में बैंकिंग का इतिहास तो बहुत पुराना है। ये देखिए, पहला वाक्य ही देखिए, भारत में वित्तीय मध्यस्थता की प्रणाली बहुत पुरानी है। मनुस्मृति, अर्थशास्त्र दोनों में ही बैंकिंग संबंधित गतिविधियों का वर्णन है। तो मैंने जो पहली कक्षा में या दूसरी कक्षा में आपको बताया था ना कि वैसे तो एडम स्मिथ को कहते हैं अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र का जनक, पर यह बहुत गलत है, क्योंकि पश्चिमी जितने भी देश है ना, इन्होंने अपने आप को ही क्रेडिट दिया है हर चीज का। भारत देश में एडम स्मिथ से तो बहुत साल पहले, बहुत वर्ष पहले, बहुत दशक पहले, बहुत साल पहले, ठीक है, ईसा पूर्व काल से चल रहा है ये चीज। तो मैं तो, अगर आप मुझसे बात करिए निजी रूप से, मैं तो नहीं मानता कि एडम स्मिथ को जनक कहना चाहिए। पर चलिए, आधुनिक अर्थशास्त्र के जो भी सिद्धांत हैं वह एडम स्मिथ के सिद्धांतों से निकलते हैं, इसीलिए हम कह देते हैं। तो यदि आपको प्रश्न आ जाता है तो आप अपनी तरफ से मत कहिएगा कौटिल्य अर्थशास्त्र वगैरह, है ना, आप एडम स्मिथ ही रखिएगा कि एडम स्मिथ को ही हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। पर हाँ, भारत में बहुत उदाहरण हैं, बहुत ज्यादा जगहों पे वर्णन है, जिससे पता चलता है भारत बहुत विकसित था एक जमाने में। खैर, देखिए, ये तो पुराने समय की बात है, पर आधुनिक युग में बैंकिंग क्षेत्र की शुरुआत भारत में करी है अंग्रेजों ने। जब अंग्रेजों का हुक्म चलता था, इधर अंग्रेजों की सरकार चलती थी। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली जो है भारत में, आधुनिक अर्थों में पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसे अंग्रेजों ने ही स्थापित किया था 1770 में। ठीक है। अच्छा, ये अच्छे से चल नहीं पाया, तो 1829 या 32 तक आते आते इसे बंद करना पड़ा। उसके बाद एक और बैंक स्थापित करा अंग्रेजों ने, जिसे जनरल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ये भी कुछ ही वर्ष चल पाया, 4-5 वर्ष चल पाया, और इसे भी बंद करना पड़ा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आधुनिक युग में भारत में पहला आधुनिक बैंक कौन सा था, तो आप कहेंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। पर बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ इंडिया बंद हो गए थे। कोई ऐसा बैंक है जो इन्हीं जमानों में बनाया गया था और आज तक चल रहा है। सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक जो अभी भी अस्तित्व में है वह एसबीआई है। अब एसबीआई की कहानी कैसी है, ध्यान से सुनना। देखिए, 1806 में अंग्रेजों ने एक बैंक बनाया जिसका नाम रखा बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कैलकटा। फिर 1809 में 3 साल बाद उसका नाम चेंज कर दिया, नाम परिवर्तित कर दिया और कर दिया बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या करा, बैंक ऑफ बंगाल था, अच्छा 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बना दिया और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बना दिया। और इन तीनों बैंकों को कहा गया प्रेसिडेंसी बैंक। तो भारत देश में 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे। ठीक है। फिर 1921 तक आते आते इन तीनों बैंकों को जोड़ दिया गया और आपने नाम रखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये सब अंग्रेज कर रहे थे। ठीक है। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया चलता रहता है भारत की आजादी तक। भारत की आजादी के बाद भारतीय सरकार सोचती है कि इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। इसे हमारे जो देश की सरकार है उसके नियंत्रण में लाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बैंक है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित सबसे बड़ा बैंक था ये। इसीलिए 1955 में एक अधिनियम के तहत, एसबीआई अधिनियम के तहत, आपने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करा और उसे आपने बना दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं, भारत में सबसे पुराना और जो अभी भी अस्तित्व में है वह एसबीआई है, क्योंकि इसकी शुरुआत बैंक ऑफ कलकत्ता से हुई थी 1806 से लेके अभी तक अस्तित्व में है। हाँ, नाम परिवर्तित होते गए पर अभी तक है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है। हम आधुनिक युग की बात कर रहे हैं, आप अर्थशास्त्र मनुस्मृति में मत जाना। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत की जो बैंकिंग प्रणाली है, जो आज की भारत की बैंकिंग प्रणाली है, आज वर्तमान समय में, वह 4 चरणों से गुजरी है। और उन 4 चरणों के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत की बैंकिंग प्रणाली का जो भी विकास हुआ है
जो भी विकास हुआ है अंग्रेजों के दौर से लेके आज के दौर तक उसे हम 4 चरणों में बांट देते हैं। अब चरण कौन से हैं? एक तो स्वतंत्रता से पूर्व जो चरण था, 1947 से पहले भारत का बैंकिंग क्षेत्र या बैंकिंग प्रणाली कैसी थी, यह पहला चरण है। फिर आपको पता है भारत में ना 1969 तक बहुत सारे निजी बैंक थे। अब 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या तय किया कि बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े निजी बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए और उनको सरकारी नियंत्रण में लाना चाहिए। ठीक है, तो 1969 में किया गया बहुत सारे निजी बैंकों का, बड़े बड़े निजी बैंकों का, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, है ना, ये बड़े बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। तो 1969 में यह प्रणाली की शुरुआत कर दी थी। पर 1947 से लेके राष्ट्रीयकरण 1969 से पहले एक और चरण था जिसे हम कहते हैं पूर्व राष्ट्रीयकरण चरण। तो 47 से लेके 69 तक जो प्रणाली थी भारत देश में बैंकों से संबंधित, उसे हम कहते हैं पूर्व राष्ट्रीयकरण चरण। फिर उसके बाद राष्ट्रीयकरण चरण आया और यह प्रणाली चली 1991 तक। 1991 में पाया गया कि ये जो राष्ट्रीयकरण करा है और इससे संबंधित जितनी भी नीतियों का निर्माण किया गया है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित, उन नीतियों से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो गया है। तो अब राष्ट्रीयकरण की जो प्रणाली या राष्ट्रीयकरण का जो चरण है उससे आगे बढ़ने का समय आ गया है। और 1991 में आपने करे उदारीकरण सुधार, ठीक है, लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो यहां से शुरुआत होती है राष्ट्रीयकरण का जो चरण है वह उसका अंत होता है 1991 तक, और 1991 में शुरुआत होती है उदारीकरण चरण की। और आज जिस चरण में हम रह रहे हैं वह है उदारीकरण चरण। तो इन तीनों चरणों से आपको परिचित होना चाहिए, क्योंकि आप बैंकिंग प्रणाली को और अच्छे से समझ पाएंगे यदि आपको इन चारों चरणों का बोध होगा। ठीक है, और इन चरणों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम एक एक करके चारों चरणों को देखेंगे और इनसे जुड़ी समस्याएं और इनके फायदे, दोनों चीजों से परिचित होंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पहले चरण की, जो है स्वतंत्रता पूर्व चरण। ठीक है, तो इस चरण में भारतीय बैंकिंग प्रणाली कैसी थी उसको जानते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व चरण। देखिए, उस समय ज्यादातर जितने भी बड़े बड़े बैंक थे या तो वह यूरोपीय लोगों के नियंत्रण में थे या अंग्रेजी सरकार के नियंत्रण में थे, और छोटे छोटे जितने भी बैंक थे वह थे भारतीयों के, कुछ अमीर भारतीय जो थे उनके नियंत्रण में थे। पर यदि मैं बात करूं तो ज्यादातर जो आपका बैंकिंग क्षेत्र था वह यूरोपियों या अंग्रेजी सरकार के नियंत्रण में ही था। ये देखिए जो हरे बॉक्स में लिखा हुआ है, 20वीं सदी तक बैंकिंग क्षेत्र में ज्यादातर यूरोपीय लोगों का दबदबा था। हाँ, भारत में कुछ बड़े बड़े उद्योगपति भी थे, टाटा बिरला जैसे, है ना, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जी, बजाज, है ना, ये कुछ बड़े बड़े उद्योगपति थे और बहुत इनके जैसे अन्य और उद्योगपति थे। इन्होंने भी बैंकों की स्थापना की थी। ठीक है, तो बड़ी संख्या में छोटे बैंक जिनका स्वामित्व भारतीयों के पास था, पर वे छोटे बैंक थे, और जो बड़े बड़े बैंक थे या तो वह अंग्रेजी सरकार के नियंत्रण में थे या वह बड़े बड़े यूरोपीय उद्योगपतियों के नियंत्रण में थे। अब जो आपका आरबीआई था वह बना है 1934 तक। अब आपको पता है ना कि पूरी बैंकिंग प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको एक केंद्रीय बैंक चाहिए होता है। आरबीआई वही केंद्रीय बैंक है। पर आपने सोचा है कि मौद्रिक नीति का कार्य या केंद्रीय बैंक का कार्य कौन करता था आरबीआई से पहले? तो ये जो प्रेसिडेंसी बैंक नहीं थे, ये जो इंपीरियल बैंक था जो 1921 में बना, है ना, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ आपका बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिला के जो इंपीरियल बैंक बना था, यह थोड़े बहुत कार्य करता था केंद्रीय बैंक के, थोड़ी मौद्रिक नीति भी तय कर देता था। इसीलिए यहां देखिए लिखा है, प्रेसिडेंसी बैंकों ने आरबीआई अधिनियम तक अर्ध केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है। तो ये बैंक के रूप में भी कार्य करते थे और केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य करते थे। फिर उसके बाद आरबीआई का निर्माण हुआ, फिर ये सारा कार्यभार आरबीआई ने संभाल लिया, और ये जो इंपीरियल बैंक था ये सिर्फ बैंक के रूप में काम करता था। पर मैं दोबारा दोहरा दूं, जितने भी बड़े बड़े बैंक थे वह तो अंग्रेजी सरकार के नियंत्रण में थे या यूरोपीय लोगों के नियंत्रण में थे।
हाँ, भारतीयों के स्वामित्व में भी कुछ बैंक थे, जैसे कि इलाहाबाद बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यह सब थे और ये बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा स्थापित किए जाते थे। ठीक है, पर देखिए इस चरण में एक समस्या थी। इस चरण की जो पूरी बैंकिंग प्रणाली है उसमें समस्या थी। वह समस्या क्या थी, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए जो कॉलोनियल शब्द है ना, उसे हिंदी में हम कहते हैं औपनिवेशक, आप सबको पता ही होगा। ठीक है, तो कॉलोनियल युग या औपनिवेशक युग, अंग्रेजी सरकार के युग में बैंकों का उद्देश्य मुख्य रूप से औपनिवेशिक शासकों को साम्राज्य निर्माण गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाने में मदद करना। अब मैंने आपको बताया था कि बैंक वित्तीय मध्यस्थता का कार्य करता है ना, वित्तीय मध्यस्थ है बैंक। अब वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बैंक क्या काम करते हैं, पूरे देश में जितनी भी बचत है उसे निवेश के रूप में परिवर्तित करते हैं, है ना। अब देखिए बचत तो मिल गई बैंकों द्वारा, पर निवेश कहां करना है। तो देखिए जब अंग्रेजी सरकार का युग चल रहा था तो यह जो निवेश था ना, यह सिर्फ अंग्रेजी साम्राज्य निर्माण गतिविधियों में ही लगता था, कि जो अंग्रेजी सरकार है उसको जो अपने साम्राज्य के निर्माण करने के लिए जो संसाधनों की जरूरत पड़ती थी वह बैंकों से निकालती थी। तो ज्यादातर बचत जो जुटती थी बैंकों के पास वह अंग्रेजी सरकार के लिए ही होती थी, उन्हीं की सेवा में लगी रहती थी। ठीक है, अच्छा जितने भी यूरोपीय बैंक हैं, जितने भी यूरोपियों द्वारा नियंत्रित बैंक थे भारत में, वह भी ज्यादातर बचत का प्रयोग करते थे अंग्रेजी सरकार के निर्माण कार्यों में। ठीक है, अच्छा आप सोचेंगे कि कुछ भारतीयों द्वारा भी बनाए गए थे बैंक। अब देखिए भारतीयों के स्वामित्व में जो बैंक थे, पहले तो वह छोटे थे तो उनके पास ज्यादा बचत नहीं आती थी, पर फिर भी जितनी बचत आती थी उसे भी वह जन कल्याण कार्यों में निवेश नहीं करते थे। उसके लिए वह निवेश करते थे, जितनी भी बचत आती थी उनके पास वह करते थे अपने व्यापार में वृद्धि करवाने के लिए। क्योंकि उन उद्योगपतियों ने बैंक क्यों बनाए हैं, वह इसलिए बनाए हैं ना कि उनके व्यापार में उनका विकास हो सके, उनके व्यापार की वृद्धि हो सके, है ना, इसीलिए बनाए होंगे। अब देखिए भारत में उद्योगपति उस जमाने में बहुत कम थे, अमीर लोग बहुत ही ज्यादा कम थे। अंग्रेजों ने हमें लूट लूट के कंगाल कर दिया था, इसीलिए कुछ ही अमीर लोग थे और उनके द्वारा बनाए हुए बैंक उन्हीं के विकास के लिए काम करेंगे, है ना। तो इसीलिए उस जमाने में भारत में जितने भी बैंक थे वह बचत जितनी भी बटोर रहे थे उसके लिए निवेश कर रहे थे वह, या उस बचत को निवेश में परिवर्तित तो कर रहे थे, पर वह निवेश हो रहा था या तो साम्राज्य निर्माण कार्यों में या जितने भी व्यापारी हैं उनकी व्यापारिक गतिविधियों में। ठीक है, तो ये जितने भी भारतीय स्वामित्व के अंतर्गत जितने भी बैंक थे वह इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही ऋण देते थे ताकि वह अपने व्यापार का विस्तार कर सकें। तो इसीलिए उस जमाने में जो आम जनता थी उस तक तो ऋण नहीं पहुंच रहा था, या आम जनता के कल्याण के लिए बचत निवेश में परिवर्तित नहीं हो रही थी। और ये मतलब ये तो बड़ी सामान्य सी बात है, हम सबको पता ही था कि अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेज निवेश हमारे कल्याण के लिए क्यों करेंगे, और हमें तो वो लूटने के लिए आए थे, उन्होंने हमें लूटा तो हम पे क्यों निवेश करेंगे वे ज्यादा। ठीक है, इसीलिए उस युग में यह समस्या थी कि उस युग में बैंकिंग संस्थानों ने आम जनता के बजाय उच्च वर्गों की सेवा करी है। अब वह उच्च वर्ग कौन है, या तो है अंग्रेजी सरकार, या बड़े बड़े यूरोपीय उद्योगपति जिनके बैंक थे, या बड़े बड़े हमारे भारतीय उद्योगपति जिन्होंने अपने व्यापार के विस्तार के लिए ही बचत को निवेश में परिवर्तित किया। ठीक है, यह समस्या थी। अब देखिए अंग्रेजी सरकार 1947 में जब हमें छोड़ के चली जाएगी या हम आजाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, तो इस समस्या का निवारण तो जरूर करेंगे, है ना। और वह हमने प्रयास करा। जब हमारी पहली स्वतंत्र सरकार बनी तो हमने यह प्रयास करा और हम पहुंच गए इस चरण में, पूर्व राष्ट्रीयकरण चरण में। अब इसमें क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इस जमाने में भी जो चल रहा था अंग्रेजी सरकार के दौरान वह थोड़ा बहुत तो चलता गया, थोड़े बहुत परिवर्तन लाने की सरकारों ने कोशिश जरूर की, पर वही चीजें, वही कार्यशैली चलती गई। अब उस जमाने में मैं बात कर रहा हूं 1947 से लेके राष्ट्रीयकरण
चरण तक, ठीक है। उस जमाने में भारत में बहुत सारे छोटे छोटे बैंक थे और उन छोटे छोटे बैंक का विफलता दर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि बैंकों को जब भी नुकसान होता था वह बंद कर जाते थे, जब भी नुकसान होता था वह बंद कर जाते थे। तो इसीलिए बहुत सारे बैंक बंद होते थे उस जमाने में, खुलते थे बंद होते थे, खुलते थे बंद होते थे। अब देखिए, आप एक आम बचत करता हो, यदि आपको पता चले कि भारत में तमाम जितने भी बैंक हैं या ज्यादातर जितने भी बैंक हैं वे कभी भी बंद हो सकते हैं, तो क्या आप अपना पैसा उस बैंक में बचत के रूप में रखोगे, जमा खाते में रखोगे? बिल्कुल भी नहीं रखोगे। आपका विश्वास ही नहीं है उस बैंक में। आपको लगेगा कि कभी भी यह बैंक बंद हो सकता है और जितना भी पैसा मैंने जमा कर रखा है इधर वह भी चला जाएगा। इसीलिए आम लोगों का विश्वास भारत की बैंकिंग प्रणाली में नहीं था इस चरण के दौरान, बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। इसीलिए देखो, जो बैंकों का मुख्य काम है वह वित्तीय मध्यस्थता का है ना। अब वित्तीय मध्यस्थता में क्या होता है, बचत को निवेश में परिवर्तित किया जाता है, पर उसके लिए बचत भी तो आनी चाहिए। पर क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं है बैंकिंग प्रणाली में, क्योंकि बार बार विफल होते रहते हैं बैंक, तो ज्यादा बचत बैंकों के पास जुट नहीं रही थी, जिसकी वजह से ज्यादा निवेश नहीं कर पा रहे थे बैंक, है ना, बचत ही नहीं जुट रही थी। अब देखिए, 1947 में भारत की जो सरकार है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, जन कल्याण और राष्ट्रीय निर्माण, ठीक है। अब राष्ट्रीय निर्माण के लिए भारत की सरकार को चाहिए पैसा। अब आप जानते हो कि अंग्रेज हमें बिल्कुल कंगाल करके छोड़ गए थे 1947 में। भारतीय सरकार के पास भी ज्यादा पैसा नहीं है। भारतीय सरकार के पास एक ही विकल्प था कि जितने भी बैंकों में बचत जमा हो रही है, जितने भी बैंकों में बचत जुट रही है, उसी को लेके आगे राष्ट्रीय निर्माण कार्यों में निवेश कर देते हैं, तभी राष्ट्र का निर्माण होगा। पर समस्या क्या है, बचत ही ज्यादा नहीं जुट रही। और बचत ज्यादा क्यों नहीं जुट रही, क्योंकि लोगों का विश्वास ही नहीं है। अच्छा, जो बैंक बच भी जाते थे ना, ज्यादा विफल नहीं होते थे। जैसे कुछ बैंक थे, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद बैंक, ये कुछ बैंक थे जो इतने विफल नहीं होते थे। इनमें थोड़ा बहुत लोगों का विश्वास था, ठीक है, पर ये निजी नियंत्रण में थे उस समय। अब निजी नियंत्रण में थे, इसीलिए यह बैंक बस अपने लाभ के लिए ही निवेश करते थे। जो भी बचत इनके पास जमा होती थी उसे बस अपने लाभ के लिए निवेश करते थे। इनको क्या फर्क पड़ता है जन कल्याण हो रहा है या नहीं, ये तो अपने लाभ के लिए बैठे हैं। अच्छा, जितने भी बैंक बच गए थे उनके पास जितनी भी बचत जुट रही थी वह सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग कर रहे थे, वहीं निवेश कर रहे थे। और वह जितने भी निजी बैंक थे वह किसके नियंत्रण में थे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के। अब जैसे पिछले चरण में चल रहा था कि बड़े बड़े उद्योगपति उस बचत का प्रयोग कर रहे थे अपने व्यापार की वृद्धि के लिए, वही चल रहा था। तो एक तो ज्यादा बचत नहीं जुट पा रही है, और जितनी भी जुट रही है वह बड़े बड़े जो लोग हैं, उच्च स्तर के जो लोग हैं, आर्थिक स्तर की मैं बात कर रहा हूं, उच्च स्तर के लोग हैं, उन्हीं की जरूरतों को पूरा करने के लिए हो रहा है। अब भारत में 99% लोग तो गरीब थे, उनके लिए यह बचत निवेश में परिवर्तित हो नहीं रही। अब यह जो लोग हैं यह अपनी जरूरतों को कैसे पूरा कर रहे हैं, ग्रामीण इलाके के लोग अपनी जरूरतों को कैसे पूरा कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में कुछ साहूकार होते थे, है ना, इन लोगों से ये ऋण ले लेते थे, अब इनकी चपेट में आ जाते थे। और हम जानते हैं कि कई साहूकार भारत में ऐसे रहे हैं जिन्होंने लोगों को तंग ही किया है। तो भारत में ज्यादातर लोग जो औपचारिक बैंकिंग प्रणाली है उसके अंतर्गत थे नहीं, असंगठित या अनौपचारिक बैंकों के अंतर्गत थे, और वहां से उनकी चपेट में रह रहे थे। तो जन कल्याण तो कुछ नहीं हो रहा था। कल्याण किसका हो रहा था, कल्याण हो रहा था बड़े बड़े उद्योगपतियों का, क्योंकि उन्हीं के नियंत्रण में बैंक थे, है ना। और दूसरी समस्या, बचत भी नहीं जुट रही जिसे राष्ट्रीय निर्माण कार्यों में जिसका निवेश करा जा सके, है ना। तो देखिए, आखिरी वाक्य पढ़िएगा, यह भावना कि बैंक जन बैंकिंग के बजाय वर्ग बैंकिंग, उच्च वर्ग के बैंकिंग की औपनिवेशिक विरासत को जारी रख रहा है। तो यह अंग्रेजी सरकार की विरासत को ही जारी रख रहे थे। यह भावना रह गई थी लोगों में, ठीक है। अब देखिए, दो समस्याएं थी। एक तो लोगों का विश्वास नहीं है, इसीलिए ज्यादा बचत नहीं जुट पा रही है, ठीक है ना, जिसे आप आगे निवेश में कर सकते हैं जन कल्याण और राष्ट्रीय निर्माण के लिए। और दूसरी भावना यह है कि आम
लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, क्योंकि वह जितना भी पैसा आ रहा है, चलो जितनी भी बचत हो रही है, इनके लिए तो नहीं हो रही, उद्योगपतियों के लिए हो रही है। तो अब भारत सरकार क्या करेगी? भारत सरकार देखेगी कि कौन सा सबसे बड़ा बैंक है। उन्हें पता चलता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था वह सबसे बड़ा बैंक है। तो भारतीय सरकार सोचेगी कि चलो इसका राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। कम से कम इसके पास, क्योंकि ये सबसे बड़ा बैंक है, इसके पास जितनी भी बचत आएगी, अब जब ये हमारे नियंत्रण में होगा तो इसका प्रयोग हम करेंगे राष्ट्रीय निर्माण कार्यों में निवेश करके, क्योंकि हमारे नियंत्रण में है ना। तो इसीलिए सबसे पहला जो कदम उठाया गया वह था 1955 में इंपीरियल बैंक को एसबीआई में परिवर्तित किया, इसका राष्ट्रीयकरण करके। भारत सरकार ने सोचा था कि हम राष्ट्रीयकरण करेंगे तो जितनी भी बचत आ रही है वह उसको हम निवेश में परिवर्तित कर देंगे, जितनी भी आ रही है, ठीक है। और इंपीरियल बैंक में जितनी भी आ रही है, सबसे बड़ा बैंक है, उसे हम निवेश में परिवर्तित कर देंगे और इससे हमें जो पैसे की कमी, पैसे का अभाव महसूस हो रहा है राष्ट्रीय निर्माण कार्यों में और जन कल्याण में, उसका निवारण होगा। तो उन्होंने ये तो कर दिया, ठीक है, बनती है बात। पर अभी भी एक समस्या तो बनी हुई है। वह समस्या है कि बैंकों का प्रयोग जन कल्याण के लिए नहीं हो रहा है। तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया? अब देखिए, एसबीआई भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया, तो अब भारत सरकार क्या सोचेगी कि इस बैंक का हम ऐसे प्रयोग करेंगे कि जन कल्याण हो सके, और हम ऐसे प्रयोग करेंगे कि जन जन को बैंकिंग सुविधाएं मिले, जन जन को। तो जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहां पे भी हम ब्रांच खोल देंगे, ठीक है। जन जन तक बैंकिंग सुविधा पहुंचनी चाहिए ताकि उच्च वर्ग को ही ना सेवाएं दे बैंकिंग प्रणाली, इनको भी दे। तो इसीलिए उद्देश्य क्या था राष्ट्रीयकरण का? अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से और ग्रामीण क्षेत्रों की बैंकिंग जरूरत को सुनिश्चित करना। इस वजह से आपने राष्ट्रीयकरण करा, ठीक है, बनती है बात। तो राष्ट्रीयकरण करने का एक उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करना। दूसरा, कुछ तो पैसा ले हम राष्ट्रीय निर्माण कार्यों के लिए, पैसा तो चाहिए, वो इंपीरियल बैंक से मिल जाएगा, ठीक है। पर अभी भी क्या समस्या थी? यह महसूस किया गया कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण पर्याप्त प्रभावी नहीं था, क्योंकि लघु उद्योगों और कृषि क्षेत्र की बैंकिंग जरूरतों को अभी भी पूरा नहीं किया गया था। आपने सिर्फ एक इंपीरियल बैंक का ही राष्ट्रीयकरण करा है, सिर्फ इंपीरियल बैंक का। वह सारी समस्याओं का निवारण तो नहीं कर सकता, हां किसी हद तक कर देगा, किसी हद तक जो सरकार के पास पैसे का अभाव है उसकी समस्या का निवारण कर देगा, एक हद तक ही। अच्छा, जो ग्रामीण इलाकों की जरूरतें हैं उनको भी पूरा कर देगा, पर एक हद तक। अकेला बेचारा एसबीआई क्या क्या करे, देश बहुत बड़ा है ना। तो अभी भी यह समस्याएं चल रही थी, पर्याप्त रूप से यह समस्याओं का निवारण नहीं हुआ एसबीआई के राष्ट्रीयकरण करने के बाद, इंपीरियल बैंक के। तो फिर एक धारणा यह बनी कि आर्थिक विस्तार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए संसाधन जुटाकर बैंकों को भारत की विकास रणनीति में अधिक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय निर्माण है उसके लिए आपको चाहिए धन। धन भारत सरकार के पास नहीं है, कहां से लाया जाएगा? वह लाया जाएगा लोगों की जो बचत है, ठीक है, लोगों की जो बचत है। अब देखिए, इंपीरियल बैंक के पास जितनी बचत है वह पर्याप्त बचत नहीं है राष्ट्रीय निर्माण कार्य के लिए, उतना धन आप नहीं जुटा पाओगे। अच्छा, जो बाकी बैंक हैं उनके पास भी ज्यादा बचत नहीं आ रही है, उसका कारण यह है, मैंने आपको बता दिया, लोगों का विश्वास ही नहीं है बैंकों में। तो ज्यादातर लोग बैंकों में पैसा बचा ही नहीं रहे हैं, तो बचत का अभाव है, बचत का अभाव है, बैंकों में बचत का अभाव है। तो सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं है राष्ट्रीय निर्माण के लिए, है ना। तो एक तो यह समस्या आ रही है, बचत ही ज्यादा नहीं है और जितनी भी है वह पर्याप्त नहीं है, ठीक है। दूसरी समस्या थी कि जो बैंक हैं वह जन कल्याण के लिए काम नहीं कर रहे, जितनी भी बचत आ रही है उन्हें बड़े बड़े उद्योगपतियों के व्यापार के विस्तार के लिए ही उनका प्रयोग हो पा रहा है ना। तो अब एक अवधारणा बनी या एक धारणा बनी कि देखो, इस समस्या का निवारण करना पड़ेगा। अब इस समस्या का निवारण कैसे करें? अभी तक हमने एसबीआई का ही राष्ट्रीयकरण करा है, इंपीरियल बैंक का ही राष्ट्रीयकरण करा है। अब भारत में जितने भी तमाम बड़े बड़े बैंक हैं जो निजी नियंत्रण में हैं, क्यों ना हम उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दें, बड़े बड़े। हाँ, छोटे छोटे बैंक तो बार बार विफल होते जा रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं
इनका राष्ट्रीयकरण कर देते हैं हम। अब ये सारे बड़े बड़े बैंक हमारे नियंत्रण में आ जाएंगे। अब ये इनके पास जितनी बचत जमा होगी उसे हम अपने हिसाब से जहां चाहते हैं वहां निवेश में कर सकते हैं। और भारतीय सरकार कहां निवेश करना चाहती है? जन कल्याण और राष्ट्रीय निर्माण। देखिए, आपको पता है ना, पंचवर्षीय योजना चलानी शुरू कर दी थी जब से हम स्वतंत्र हुए हैं भारत सरकार ने, है ना। पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय निर्माण के कार्य ही थे, पर उसके लिए पर्याप्त धन चाहिए था। अब वह पर्याप्त धन कहां से आएगा? बैंकों से आएगा। पर बैंकों में ज्यादा बचत नहीं आ रही है क्योंकि बार बार लोगों का विश्वास नहीं है, और जितने भी निजी बैंक है वह अपने लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अकेला इंपीरियल बैंक या एसबीआई सारी पर्याप्त जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए यह धारणा बनी कि जितने भी बड़े बड़े निजी बैंक हैं सबका राष्ट्रीयकरण कर दो, कम से कम हमारे नियंत्रण में आएंगे तो हमारे पास ज्यादा बचत आएगी, हमारे नियंत्रण में आएंगे तो हम उसका निवेश जन कल्याण में करवाएंगे। इसकी ग्रामीण इलाकों में ब्रांचेस खोलेंगे ताकि ग्रामीण लोगों के पास भी बैंकों की सुविधाएं आए, वह साहूकार की चपेट से निकलें, जन कल्याण हो। दूसरा, बचत आए, बचत आने से राष्ट्रीय निर्माण होगा। एक और चीज, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी तक लोगों का विश्वास नहीं था बैंकिंग प्रणाली में, इसीलिए भारत देश में ज्यादा बचत जमा ही नहीं हो पा रही थी। विश्वास ही नहीं है तो मैं अपना धन क्यों डालूं? पर जब बैंक सरकारी नियंत्रण में आ जाएंगे लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरकार आपका पैसा हमेशा चुकाएगी। सरकार के पास अगर पैसा नहीं होगा, मान लीजिए कोई बैंक सरकारी नियंत्रण में है, उसको नुकसान हो गया, उसके पास पैसा नहीं है, तो सरकार अपनी तिजोरी से लाके आपको पैसा दे देगी, पर उस सरकारी नियंत्रित बैंक को विफल नहीं होने देगी। तो क्योंकि ज्यादातर बैंक सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगे तो लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा कि उनका जो जमा खाता है वह सुरक्षित है, क्योंकि वह सरकार के पास है, सरकार हमारा पैसा हमेशा वापस देगी। तो इससे क्या हुआ? इससे लोगों का बैंकिंग प्रणाली में विश्वास होगा और बचत दर बढ़ जाएगी। तो जो राष्ट्रीय निर्माण हमने करना है उसके लिए पैसा भी ज्यादा आएगा, और हम इस ज्यादा जो बचत हमारे पास इकट्ठी हो रही है इसे अपने हिसाब से इसका प्रयोग कर सकें, इसके लिए अब यह बैंक हमारे नियंत्रण में है। तो जन कल्याण के लिए, बचत दर बढ़ाने के लिए और राष्ट्रीय निर्माण के लिए, निवेश के लिए यह अवधारणा बनी है, यह धारणा बनी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना जरूरी है। इसीलिए राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू होती है 1969 में, और यहां से हम प्रवेश करते हैं राष्ट्रीयकरण चरण में। अब राष्ट्रीयकरण चरण जो था वह दो भागों में हुआ था, ठीक है, दो लहरों में हुआ था। सबसे पहली लहर आई थी 1969 में, जब 14 वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें बड़े बड़े बैंक शामिल थे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक पहले निजी बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, यह सब निजी बैंक थे। इनका राष्ट्रीयकरण करके सरकार ने अपने नियंत्रण में इन्हें कर लिया, ठीक है। उसके बाद 1980 में दूसरी लहर आई राष्ट्रीयकरण की, जिसमें 6 अन्य और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। यह थी आपकी राष्ट्रीयकरण की प्रणाली। उद्देश्य क्या था राष्ट्रीयकरण चरण का, राष्ट्रीयकरण प्रक्रिया का भी? अर्थव्यवस्था की कमांडिंग हाइट्स को नियंत्रित करना और राष्ट्रीय नीति और उद्देश्यों के अनुरूप अर्थव्यवस्था का विकास की जरूरतों को पूरा करना, यह मुख्य उद्देश्य था। कमांडिंग हाइट्स मतलब सरकार के पास नियंत्रण होना चाहिए अर्थव्यवस्था का, यह सोच चल रही थी, प्रचलन में थी। इसीलिए बैंकों पे भी पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया राष्ट्रीयकरण करके। राष्ट्रीयकरण के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। तेजी से शाखाओं का विस्तार हो, तेजी से बैंक शाखाओं का विस्तार करना। देखिए 1969 से पहले बैंक शाखाएं ना बड़े बड़े शहरों में थी, इसीलिए ग्रामीण इलाकों के लोग या छोटे शहरों के लोगों के पास बैंक सुविधाएं नहीं थी। अब सरकार ने सोचा कि बैंक सेवाओं की सुविधा सभी को होनी चाहिए, हमने जन कल्याण भी तो करना है। इसीलिए जैसे ही आप इसका राष्ट्रीयकरण करते हो तो तेजी से शाखाओं में विस्तार करते हो, बहुत सारी दूर दराज के इलाकों में बैंक शाखाएं खुल जाती हैं। इससे हम एक और लक्ष्य को भेदते हैं, वह लक्ष्य था वित्तीय समावेशन का, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास बैंकिंग संबंधित सुविधाएं आए, ठीक है। अच्छा,
एक तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सुविधाएं आई, दूसरा राष्ट्रीयकरण की वजह से विश्वास बढ़ा, बचत बढ़ गई। अब सारे लोग बैंक में बचत करनी शुरू कर रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ और फिर सरकार ने उसी अनुसार, क्योंकि अब बैंक उनके नियंत्रण में है, तो ये जो इकट्ठी हुई बचत है उसका वितरण करना शुरू कर दिया निवेश के रूप में राष्ट्रीय निर्माण कार्यों में। जो भी पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित किया जाता था उसी हिसाब से इसको प्रयोग में लाया जाता था। यह चीजें करी, यह मुख्य उद्देश्य थे दो। अब ये करा कैसे? ठीक है, दो और चीजें करी। देखिए, ग्रामीण इलाकों तक और सुविधाएं पहुंचे बैंकिंग की, इसीलिए 1975 में एक समिति का गठन किया गया, नरसिम्हन समिति थी। ये 1975 वाली नरसिम्हन समिति है। इसने एक विचार दिया कि क्यों ना हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाएं। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिन्हें हम आरआरबी भी कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक, इनका एक ही उद्देश्य हुआ कि ग्रामीण लोगों को बैंकिंग सुविधाएं दी जाएं। ठीक है, दोबारा मैं बता दूं, ग्रामीण लोगों को बैंकिंग सुविधाएं देने का एक ही उद्देश्य था, वित्तीय समावेश। ठीक है, उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों के लिए, जैसे कृषि के लिए, आवास के लिए, विदेशी व्यापार के लिए बहुत सारे आपने विभिन्न बैंक बनाए, जिन्हें हम विकास बैंकिंग संस्थान कहते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स कहते हैं। ये आम बैंक की तरह नहीं है कि ये आपको जमा सुविधा देते हैं वगैरह, नहीं। ये सरकार के ऐसे वित्तीय संस्थान थे जिन्हें हम विकास बैंकिंग संस्थान कह देते हैं, जिनका काम उस क्षेत्र का विकास करना था। जैसे नाबार्ड का काम था ग्रामीण और कृषि क्षेत्र का विकास करना। एग्जिम इसका नाम इसलिए है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यह भारत में विदेशी व्यापार का विकास करने के लिए था। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसका आवास योजनाओं को पूरा करने के लिए था। सिडबी, ये जो लघु क्षेत्र के लघु उद्योग होते हैं, है ना, उनका विकास के लिए आपने ये विकास बैंकिंग संस्थान बनाए। ये चीजें आपने करी राष्ट्रीयकरण चरण के दौरान। ठीक है, अब याद रखिएगा, राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों का विश्वास बढ़े, बचत दर बढ़े। बचत बढ़ेगी तभी पैसा आएगा सरकार के पास, ताकि सरकार उसका उपयोग कर सके अपने निर्माण कार्यों में, भारत के कल्याण के कार्यों में, है ना। और वो हुआ, लोगों की जमा पूंजी, जमा राशि बैंकों में बढ़ गई, क्योंकि लोगों का विश्वास बढ़ गया। उसके ऊपर जितने भी ग्रामीण इलाके थे या दूर दराज के इलाके थे, वहां भी बैंक शाखाएं खुलने लग गई, जिसकी वजह से दूर दराज के इलाकों के लोगों को बैंकिंग क्षेत्र की सुविधाएं मिलने लग गई, जिसे हम वित्तीय समावेश कहते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, अब देखिए, बैंकिंग राष्ट्रीयकरण के बहुत सारे लाभ हुए हैं, वह लाभों से आपको परिचित होना पड़ेगा। सबसे पहले, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की संख्या बढ़ी, वित्तीय समावेश बढ़ा। यह तेजी से विस्तार पता है क्यों हुआ? क्योंकि भारत सरकार ने नीति बना दी थी, क्योंकि अब बैंक उनके नियंत्रण में है, तो भारत सरकार ने ऐसी नीति बनाई कि यदि एक ऐसे क्षेत्र में आप बैंक खोल रहे हो जहां पे पहले से ही बैंक सुविधाएं हैं, तो वहां पे आप तभी खोल सकते हो यदि ऐसी 4 जगहों पे आप शाखाएं खोलोगे जहां पे बैंक सुविधाएं नहीं है। तो पहले 4 जगहों पे ये बैंक शाखाएं खोलो जहां पे बैंक सुविधा नहीं है, फिर ही आपको इजाजत मिलेगी इस जगह पे जहां सबसे ज्यादा बैंक है वहां पे बैंक शाखा खोलने के लिए। इसीलिए जहां जहां बैंक शाखाएं नहीं थी वहां वहां बैंक शाखाएं खुलने लग गई। यह हुआ। ठीक है, तो शाखाओं के संख्या में विस्तार हुआ। विशेष रूप से प्राथमिकता क्षेत्र, अब जो आरबीआई था और भारतीय सरकार थी ना, उसने ना एक अवधारणा दी जिसे हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र की अवधारणा। उस अवधारणा के तहत पता क्या निर्णय लिया गया कि सभी बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया कि जितना भी वे ऋण आगे दे रहे हैं 40% ऋण जाना चाहिए प्राथमिक क्षेत्रों में। और कौन से क्षेत्र प्राथमिक होंगे वह भारतीय सरकार और आरबीआई बताएंगे। अब भारतीय सरकार किस आधार पे किसी क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहेगी? राष्ट्रीय निर्माण के आधार पे, जन कल्याण के आधार पे। इसीलिए प्राथमिकता क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र डाल दिया आपने, लघु उद्योगों का क्षेत्र डाल दिया, शिक्षा का क्षेत्र डाल दिया। तो जितने भी क्षेत्रों की सूची बनाई ना, इन्हें प्राथमिकता क्षेत्र कहा गया। और यहां पे जितना भी ऋण बैंक दे रहे हैं 40% ऋण इधर जाना चाहिए। तो बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया कि जितनी भी बचत के रूप में आपके पास पैसा आ रहा है
40%, उसका तो नहीं, पर जितना आप ऋण दे रहे हो आगे, वैसे तो आपको फायदा तभी होगा जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को ऋण दोगे, क्योंकि वह वापस भी दे देते हैं। पर हमें राष्ट्रीय निर्माण भी तो जरूरी है, जन कल्याण भी तो जरूरी है, इसलिए अनिवार्य कर दिया कि 40% पैसा तो आपको इन्हीं क्षेत्रों में देना पड़ेगा, यह अनिवार्य कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से जन कल्याण की तरफ बचत मुड़ने लग गई। ठीक है, यह प्राथमिकता क्षेत्र की अवधारणा उत्पन्न की गई उस समय। ठीक है, सरकार की प्राथमिकता सूची में उच्च क्षेत्रों में क्रेडिट को, यानी कि ऋण को चैनलाइज करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र की एक नई श्रेणी बनाई गई। तो बैंकों के लिए 40% की दर निर्धारित कर दी। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ा, तो ये एक और फायदा है इसका। जनता का विश्वास जब बढ़ता है तो बचत बढ़ती है, और बचत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी बचत को तो निवेश में परिवर्तित करना है। निवेश के लिए यदि पैसा चाहिए तो बचत दर बढ़ानी पड़ेगी। बचत दर तभी बढ़ेगी जब विश्वास होगा। ठीक है, बनती है बात। अब देखिए एक और चीज, देखिए एक तो प्राथमिकता क्षेत्र की जो नई श्रेणी बनाई, उससे जन कल्याण की तरफ बचत का पैसा मुड़ने लग गया। एक तो ये हुआ। दूसरा, सरकार को भी तो पैसा चाहिए। एक तो बैंकों के लिए आपने अनिवार्य कर दिया कि 40% आपका ऋण इन्हीं क्षेत्रों में जाना चाहिए जो हम चाहते हैं यहां पे विस्तार हो, विकास हो। ठीक है, पर सरकार को भी तो पैसा चाहिए। सरकार, ये याद रखना, जब अंग्रेजी सरकार यहां से गई है, जब हम स्वतंत्र हुए हैं, तो अंग्रेजी सरकार हमें कंगाल करके गई है। अब भारत देश को यदि उच्च स्तर पे पहुंचना है, विकसित देशों की सूची में आना है, तो भारत सरकार को कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी जगहों में निवेश करना पड़ेगा जिससे उसका स्तर बढ़े। उसके लिए भारत सरकार के पास पैसा होना चाहिए। अब वह पैसा कहां से आएगा? आप जानते हो, भारत सरकार, हम ये कर चुके हैं, भारत सरकार को जब पैसा चाहिए होता है तो वह जीसेक के माध्यम से, सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से पैसा लेती है। याद है जीसेक, है ना? अब देखिए, उस जमाने में ज्यादा लोग भारत सरकार की प्रतिभूतियां नहीं खरीद रहे थे, इसलिए ज्यादा लोग भारत की सरकार को पैसा नहीं दे रहे थे। ठीक है, अब आपने क्या करा, आपको याद है? हमने करा था एसएलआर। एसएलआर में हमने क्या किया था कि जितनी दर तय कर देगा आरबीआई एसएलआर की, उतना पैसा, जितना भी मांग और मियादी देयताएं हैं एक बैंक की, जितनी भी मांग और मियादी जमा है बैंक के पास, उसका उतना प्रतिशत एसएलआर में रखा जाएगा जितना आरबीआई बताएगा। अब एसएलआर में कैसे रखा जाता है? सरकारी प्रतिभूतियां खरीद के। तो यदि एसएलआर दर चल रही है आपकी 30% की, तो बैंकों को बोला गया है कि बचत के रूप में जितना भी पैसा आपके पास आ रहा है उसका 30% जाना चाहिए सरकारी प्रतिभूतियों में, जीसेक में, है ना? तो एसएलआर के जरिए भारतीय सरकार क्या कर रही है, या आरबीआई क्या कर रहा है? बैंकों को फोर्स कर रही है कि वो भारतीय सरकार को पैसा दे ऋण के रूप में, है ना? ये एसएलआर और क्या कर रहा है, क्योंकि जितना एसएलआर होगा उतना ही ज्यादा बचत का पैसा जो बैंकों के पास जुटा हुआ है वह सरकारी प्रतिभूतियों में आएगा। और सरकारी प्रतिभूतियां क्या है, जीसेक क्या है? ऋण के उपकरण ही तो है भारत सरकार के। तो भारत सरकार को पैसा चाहिए तो आरबीआई को बोल देगा कि बैंकों को बोल दो एसएलआर बढ़ा दे। एसएलआर बैंक जब बढ़ाएंगे, उनके लिए अनिवार्य है, नहीं तो आरबीआई के आदेश का उल्लंघन होगा और ये कोई बैंक नहीं कर सकता। एसएलआर बढ़ा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा जीसेक में डालना पड़ेगा, तो सरकार के पास पैसा आएगा, है ना? अब देखिए, इस दौरान भारत सरकार को ऊपर जाना है, स्तर अपना ऊंचा करना है, इसके लिए पैसा चाहिए। इसीलिए भारत सरकार ने एसएलआर की दरें बहुत ज्यादा बढ़ा दी। अब तो सारे बैंक हमारे नियंत्रण में हैं और जो नहीं भी हैं उनको भी एसएलआर का पालन करना होता है। तो भारत सरकार ने जानबूझ के, आरबीआई ने जानबूझ के एसएलआर की दर बढ़ा दी ताकि बैंकों को फोर्स किया जा सके कि वह ज्यादा से ज्यादा बचत इधर दें, इधर पैसा भारत सरकार के पास आएगा। ठीक है, तो एसएलआर के जरिए भी भारत सरकार ने पैसा जुटाया और प्राथमिक क्षेत्रों में पैसा जाने के लिए प्राथमिक क्षेत्र की श्रेणी बनाई। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे फायदे हुए हैं, बहुत सारे लाभ हुए हैं राष्ट्रीयकरण के, यह लाभ हमने देख ही लिए। पर 1991 तक आते आते नुकसान होने भी शुरू हो गए थे। अब वह नुकसान क्या थे जिसकी वजह से 1991 में उदारीकरण चरण का
की शुरुआत हुई, ठीक है। और ये राष्ट्रीयकरण वाला जो चरण था इसको समाप्त करना पड़ा। कुछ नुकसान तो हुए होंगे तभी तो, नहीं तो आज तक चलने देते। तो क्या नुकसान थे? देखिए, बैंकों पे बहुत ज्यादा दबाव था। बैंकों के पास स्वतंत्रता नहीं थी कि उनके पास जो बचत के रूप में पैसा आ रहा है वह उसे उस जगह में डाल सकें, उस जगह ऋण दे सकें जहां उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, क्योंकि बहुत सख्त नियामक आवश्यकताएं रख दी। सीआरआर की दर 15% कर दी। आपको याद है सीआरआर, है ना? तो सीआरआर की दर 15% कर दी। सोचिए एसएलआर की दर कितनी कर दी? 38.5। यानी कि जितना पैसा आ रहा है बैंकों के पास, तमाम बैंकों के पास, 38.5% उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में लगाना पड़ेगा। तो ज्यादातर लोगों की बचत तो सरकार के पास जा रही है। सरकार ने जानबूझ के किया। हाँ, सरकार ने इसका क्या कारण बताया? सरकार ने बताया कि देखो हमें राष्ट्र निर्माण के लिए पैसा चाहिए, इसलिए करेंगे हम ऐसे। अच्छा, एक नुकसान होता है सरकारी प्रतिभूतियों का कि देखो जब भी सरकारी प्रतिभूतियों के द्वारा या जीसैक के द्वारा सरकार ऋण लेती है, पैसा लेती है, तो उस पर ब्याज देना पड़ता है, उस पर ऋण बढ़ जाता है, डेट बढ़ जाता है उस पर, है ना? वह भी अच्छी खबर नहीं है। तो ब्याज कम कर दिया इन्होंने सरकारी प्रतिभूतियों पे। तो जो ब्याज दर होती थी ना, वह बाजार के हिसाब से नहीं निर्णय लिया जाता था या निर्धारित होती थी। सरकार ने जानबूझ के सरकारी प्रतिभूतियों पे ब्याज दर कम रखी हुई थी ताकि सरकार पे बोझ ना पड़े। पर अगर सरकार पे बोझ नहीं पड़ेगा तो बोझ किस पे पड़ेगा? बैंकों पे, है ना? वह वैसे तो उन जगहों पे ऋण देना चाहते हैं जहां सबसे ज्यादा ब्याज मिले, हर बैंक यही चाहता है। पर 38.5 के एसएलआर रखने की वजह से वह उन जगहों पे पैसा दे रहे हैं जहां ब्याज दर बहुत कम है और उनके लिए यह अनिवार्य है। तो बैंक को कल लाभ तो बहुत कम होंगे। फिर निर्देशित और रियायती उधार, बैंकों को बोल दिया कि जितना भी उधार दे रहे हो सीआरआर और एसएलआर के बाद उसका 40% तो प्राथमिकता क्षेत्र में देना पड़ेगा। अब बैंकों के लिए ना देखो, प्राथमिकता क्षेत्र इतने लाभकारी नहीं सिद्ध होते क्योंकि ये ऐसी जगहें हैं जहां पे लोगों को नुकसान होते हैं। तो कभी कभार लोग अपना ऋण नहीं चुकाते वापस, तो बैंकों को नुकसान होता है। यदि बैंक चाहता है कि उसका लाभ अधिक से अधिक हो तो वो ऐसी जगहों पर ऋण देता है जहां ऋण वापस आने की जो आशंका है वह ज्यादा हो और दूसरा ब्याज दर ज्यादा मिले। प्राथमिक क्षेत्र में दोनों ही नहीं है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में क्या ऋण लगेगा वह आरबीआई बताता था और आरबीआई जानबूझ के कम रखता था। तो बैंकों को यहां नुकसान है और बैंक अपनी मनपसंद की जगह पे नहीं दे पाते थे। तो बाजार निर्धारित ब्याज दर थी नहीं उस समय, प्रशासित ब्याज दरें थी। देखो, बैंकों को यदि लाभ कमाना है तो बाजार के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब बाजार में, स्वतंत्र बाजार में जो भी ब्याज दर चल रही हो वह बैंक नहीं रख सकते थे। आरबीआई जो बताएगा वही ब्याज दर रखनी पड़ रही थी और आरबीआई जानबूझ के कम बताता था। इसीलिए बैंकों को कम ब्याज पे आगे पैसा देना पड़ता था, चाहे वह प्राथमिकता क्षेत्र हो या वह एसएलआर हो। तो बैंकों को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की थोड़ी प्रतिस्पर्धा। हाँ, अब देखिए, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, है ना, जो सरकार के नियंत्रण में होते हैं, उनकी मोनोपोली चल रही थी, उनका एकाधिकार चल रहा था पूरे बाजार में। ज्यादातर बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में हो गए थे क्योंकि राष्ट्रीयकरण कर दिया बड़े बड़े बैंकों का, है ना। अब जो राष्ट्रीय नियंत्रण में या जो सरकारी नियंत्रण में बैंक होते हैं उन्हें ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है। आज जमाना अलग है क्योंकि आज जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उनकी प्रतिस्पर्धा चल रही है निजी बैंकों के साथ। तो इस वजह से उन्हें भी अपनी सेवाओं में सुधार करना होता है, क्योंकि निजी क्षेत्र के बैंक यदि अच्छी सेवाएं देंगे तो सारे लोग निजी क्षेत्र के बैंक के पास चले जाएंगे। पर उस जमाने में इन्हें कोई भी कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ रहा था, इसीलिए अपने हिसाब से चल रहे थे। इसीलिए ये घटिया सेवाएं भी देते थे, तब भी इनको कोई नुकसान नहीं होता था क्योंकि लोगों के पास यही एकमात्र विकल्प था। जब थे ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तो लोग भी कहां जाएंगे। तो इसीलिए इनकी सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर गिरता गया, ये नुकसान था। पर सबसे बड़ा नुकसान था बैंकिंग क्षेत्र के लाभ में कमी हो रही थी और वो आपने देख ही लिया क्यों। बहुत सारे बैंक ऐसे थे जो विफल थे,
जो विफल होने की कगार पे नहीं थे, विफल हो चुके थे। यदि उनके ऊपर होता तो वह बंद कर जाते शटर अपना, पर सरकार उन्हें पैसा दे दे के बचाई जा रही थी और चलने दे रही थी। यह चल रहा था भारत में। समग्र अर्थव्यवस्था की तरह भारतीय बैंकिंग क्षेत्र 1980 के दशक के अंत तक गंभीर संरचनात्मक समस्याओं से गुजर रहा था। उन समस्याओं में से प्रमुख थी लाभहीनता, पैसा ही नहीं है, अक्षमता, वित्तीय अस्वस्थता। फाइनेंशियल उनकी जो कंडीशन थी वह अच्छी नहीं थी, वित्तीय अस्वस्थता थी। जमा राशियों में तीव्र वृद्धि के बावजूद राष्ट्रीयकरण का एक लाभ तो हुआ है, वह है कि लोगों का विश्वास बढ़ गया, इसलिए जमा राशियों में वृद्धि हुई है। पर उसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में लाभ बहुत कम थे भारतीय बैंकों के। भारतीय बैंकों की लाभप्रदता का स्तर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार काफी कम था। इतना ज्यादा जमा राशियां आने के बावजूद लाभ इतना कम था। इसीलिए 1991 तक आते आते सभी को लगा कि देखो अब चला नहीं पाएंगे हम बैंक, क्योंकि इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है बैंकों को कि अब सरकार को अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ रहा है इन बैंकों को चलाने के लिए। हम चला नहीं पाएंगे ज्यादा देर तक, और यदि बैंकिंग प्रणाली गई, चरमरा गई, तो अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो बैंकों को बचाना जरूरी है। इसके लिए 1991 में 2 कमेटियों का गठन हुआ, एक ही इंसान की अध्यक्षता के अंतर्गत। वह थे नरसिम्हन जी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर। तो नरसिम्हन एक समिति थी 1991 में, और 1998 में नरसिम्हन 2 समिति को गठित किया गया, और उनके सुझाव के आधार पे बैंकिंग क्षेत्र में उदारीकरण किया गया। उदारीकरण में मतलब सरकार का नियंत्रण कम किया गया इन दोनों समितियों के आधार पे, और ये दोनों एक ही इंसान नरसिम्हन जी की अध्यक्षता में ही थे। और यहां से 1991 से शुरुआत होती है उदारीकरण चरण की। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि देखो राष्ट्रीयकरण के फायदे तो हुए हैं, पर नुकसान बहुत हैं। इतने नुकसान के बैंक की लाभप्रदता कम हो गई है, बैंक हम चला नहीं सकते, तो इसीलिए करो, प्रणाली में परिवर्तन लेके आओ। तो नरसिम्हन एक जो समिति थी 1991 में, उसने कुछ सुझाव दिए। अब उन्होंने क्या सुझाव दिए, हम पहले करते हैं नरसिम्हन समिति 1। ये चौथा चरण है अब पूरे इतिहास का। ठीक है, वित्तीय प्रणाली के सभी पहलुओं को देखने के लिए अगस्त 1991 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में नरसिम्हन समिति की स्थापना की गई। इस समिति की व्यापक स्वीकृति में सरकार ने कई सुधारों की घोषणा की। तो ज्यादातर सुझाव जो नरसिम्हन समिति द्वारा दिए गए थे उनको मान लिया गया। हाँ, कुछ सुझाव नहीं माने, मैं बताऊंगा कौन से, पर ज्यादातर सुझाव मान लिए। ठीक है, अब वे सुझाव क्या थे? सुझाव सबसे पहले बोला एसएलआर देखें, कम करें, क्योंकि आप ना अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों पे बोझ डाल रहे हैं ताकि आपके पास पैसा रहे, इसीलिए आपने कर दिया 38.5। इससे बैंकों पे बहुत बोझ पड़ रहा है, बैंक चल नहीं पाएंगे, इसीलिए एसएलआर को कम करें। और नरसिम्हन ने जो बोला वह सरकार ने माना। धीरे धीरे करके ही एसएलआर को 38.5 से 25% कर दिया गया। फिर नरसिम्हन ने कहा सीआरआर भी कम करें। सीआरआर आपको बहुत कम करने की आवश्यकता है। वैसे तो नरसिम्हन ने यह कहा था कि सीआरआर 0 ही कर दें, पर भारत सरकार ने 0 तो नहीं किया, पर सीआरआर की दर भी कम कर दी। ठीक है, फिर प्राथमिक क्षेत्र पे भी नरसिम्हन ने कहा, नरसिम्हन समिति ने कहा कि देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो है, आपने बोला है कि 40% हर बैंक का ऋण प्राथमिक क्षेत्रों में जाना चाहिए, यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है बैंकों के लिए, बैंक लाभ नहीं कमा पा रहे, तो इस दर को 40% से 10% कर दिया जाए। पर ये इकलौता तो नहीं, ये एक ऐसा सुझाव है जो भारत सरकार ने नहीं माना। भारत सरकार आज भी 40% पे कायम है, इस सुझाव को नहीं माना। पर नरसिम्हन एक समिति ने सुझाव दिया था कि प्राथमिक क्षेत्र 40% से 10% कर दिया जाए। दूसरी चीज बोली कि देखो बैंकों को नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि आप उनको बाजार आधारित ब्याज दर नहीं रखने दे रहे। जानबूझ के आप बैंकों को फोर्स कर रहे हो कि वे अपने ऋण का ब्याज दर कम रखें। इससे बैंक के लाभ में घटेगा, बैंक को नुकसान ज्यादा होगा। लाभ घटेगा क्या, नुकसान होगा, है ना। तो इसीलिए अब मेरा यह सुझाव है, नरसिम्हन जी कहते हैं
कि आरबीआई नहीं निर्धारित करेगा कि ब्याज दर क्या होना चाहिए, यह बाजार आधारित होने चाहिए। प्रशासित ब्याज दर की जो प्रणाली है उसे खत्म करो और बाजार आधारित ब्याज दर की जो प्रणाली है उसे लेके आओ। तो प्रशासित ब्याज दर शासन को हटा दें, और यह बात भी सरकार ने मान ली, जिसकी वजह से बैंकिंग क्षेत्र बच गया। ठीक है। अच्छा, उस जमाने में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक समिति बैठी, बेजल समिति। उसने कुछ नॉर्म्स बताए, उसने कुछ सुझाव दिए। वह सुझाव पता है क्यों दिए? देखिए, बैंक का जो काम है ना, वह जोखिम भरा काम है। जोखिम भरा क्यों है वह? क्योंकि बैंक लोगों से तो पैसा ले लेता है, पर उसी पैसे को आगे ऋण के रूप में दे देता है। यदि सामने वाला इंसान ऋण वापस ना करे, तो जिनसे पैसे लिए हैं, जिनसे बचत के रूप में पैसे लिए हैं, वह तो अपना पैसा लेंगे। अब सामने से पैसा आ नहीं रहा, पर आपकी देयताएं हैं इसकी तरफ, तो आपको तो जोखिम हो जाएगा। आपने इससे पैसे लिए, आगे दे दिए, यदि सामने वाला ना लौट आए तो इसको तो आपने देने ही है पैसे। यदि इसको नहीं देंगे तो यह पूरे बाजार में फैला देगा कि इस बैंक में विश्वास ना रखो, तो सारे लोग इस बैंक से पैसा निकाल लेंगे। यह बैंक तो गया। लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए बैंकों की क्षमता होनी चाहिए कि यदि उन्होंने किसी को ऋण दिया है और सामने वाला ऋण वापस नहीं आ रहा और उससे उन्हें नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए उनके पास शेष धन साइड पे रखा होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, ताकि वह अपने नुकसान को अब्सॉर्ब कर सके, भरपाई कर सके, ताकि लोगों का विश्वास ना डगमगाए। अब यह कैसे होगा? इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समिति बैठी और उसने बताया कुछ पूंजी पर्याप्तता मानक। ठीक है, या पूंजी पर्याप्तता अनुपात, उसकी एक अवधारणा दी। वह हम करेंगे आगे, पर छोटे से मैं अभी बता दूं, वैसे ये हमने करना है, इस अवधारणा को करना है, पूंजी पर्याप्तता की अवधारणा। पर अभी मैं बता देता हूं, यह वह पैसा है जो बैंकों ने साइड पे रखा हुआ है, ताकि सामने से अगर नुकसान हो जाए, ऋण वापस ना आए, तो उनके पास यह पैसा तो हो। अपने लोगों का विश्वास, जो भी जमा करता है, जो भी जिन्होंने जमा राशि जमा करवाई हुई है बैंकों के पास, उनको उनका विश्वास रखने के लिए, है ना। तो नुकसान को अब्सॉर्ब करने की जो क्षमता है वह होनी चाहिए बैंकों के पास। इसके लिए कुछ पूंजी साइड पे रखें आप। उसे बताया गया था पूंजी पर्याप्तता अनुपात। वह एक अवधारणा है, हम करेंगे, पर अभी इतना ही समझिए। तो बेजल नॉर्म्स के तहत बेजल समिति की तरफ कुछ सुझाव दिए गए थे कि पूंजी पर्याप्तता इतनी होनी चाहिए। तो नरसिम्हन एक समिति ने कहा कि जो भी बेजल नॉर्म्स में लिखा हुआ है उतनी पूंजी पर्याप्तता बैंकों के लिए अनिवार्य कर दीजिए, ताकि लोगों का विश्वास और बढ़े और बैंक अपने नुकसान की भरपाई कर सके। शेष उनके पास धन होना चाहिए। अच्छा, खराब ऋण का मतलब क्या होता है? जो ऋण दिया हुआ है पर वापस नहीं आया। विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी जैसा। ठीक है, तो देखिए, कई बार बैंक आगे ऋण देते हैं, पर विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग आ जाते हैं, तो बैंकों का पैसा वहां फंस जाता है। तो बैंकों का जो पैसा फंसा हुआ है ना, तो बैंकों का डिस्प्यूट हो जाता है उधारकर्ताओं में और खुद के बीच में, जिनको ऋण दिया है। तो वो जो खराब ऋण हैं उनका निवारण करने के लिए आप अलग से न्यायाधिकरणों का निर्माण करें। देखिए, ज्यादातर उस जमाने में जो केस होते थे ना इससे संबंधित, खराब ऋणों से, वह न्यायालयों में जाते थे, उच्च न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालयों में। ठीक है, अब वहां पे पहले ही इतने केस हैं, तो वो समय लगा देते थे खराब ऋणों का निवारण करने में। तो नरसिम्हन ने कहा अलग से न्यायाधिकरण बनाएं, आप अलग से ट्राइब्यूनल्स बनाएं, यह लोग सिर्फ खराब ऋणों के केसेस ही सुनेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय पे बर्डन नहीं पड़ेगा, भार नहीं पड़ेगा। तो अलग से बनाएं, ताकि बैंकों का पैसा जो फंस जाता है खराब ऋणों में, वह निकल पाए। और आपको पता है, वैसे तो हम विस्तार से करेंगे, ये जो खराब ऋण होते हैं इन्हें ही एनपीए कहते हैं, है ना। तो बैंकों का बहुत सारा पैसा जो एनपीए में फंसा हुआ है, उसको निकलवाने के लिए एक अलग से फंड बनाया जाए, ये नरसिम्हन ने कहा, जिसका नाम है एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड। ठीक है, उसकी स्थापना करें। फिर शाखा लाइसेंसिंग की प्रणाली है, उसे खत्म करें। पहले यदि आपको नई शाखा खोलनी है, आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता था, और लाइसेंस बड़ा ही कठिन होता था लेना। उस प्रणाली को खत्म करें। बैंक को स्वतंत्रता दे दे कि वह जब भी या शाखा खोलना चाहता है, कहीं भी शाखा खोलना चाहता है, वह खोल ले अपने लाभ और नुकसान के हिसाब से। और अब आपको पता है 1991 तक ज्यादातर जितने भी बैंक थे वह सरकारी नियंत्रण में थे, और भारत सरकार ने मना कर दिया था कि भारत में और कोई नया निजी बैंक या विदेशी बैंक नहीं आ सकता, सिर्फ सरकारी बैंक होंगे। तो इसीलिए
1969 से लेके 1991 तक कोई भी नया निजी बैंक खुला ही नहीं, क्योंकि मना करा हुआ था। अब नरसिम्हन ने कहा यह गलत बात है, क्योंकि कोई प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर रहे सार्वजनिक बैंक, तो इसीलिए उनकी सेवाओं की गुणवत्ता खत्म हो चुकी है। तो इसीलिए अब आप आदेश दे दें कि अब कोई भी जिसके पास पूंजी है वह निजी बैंक स्थापित कर सकता है। भारत में निजी बैंकों का प्रवेश करवा दें आप, ज्यादा से ज्यादा निजी बैंक होने चाहिए, और जो बाहर के बैंक हैं, विदेशी बैंक हैं, उनको भी अलाउ कर दें कि वो अनुमति दे दें कि वह भारत में आ जाएं। ठीक है। अच्छा, एक कुछ और सुझाव थे। बैंकों के आंतरिक संगठन को अलग अलग बैंकों के निर्णय पर छोड़ दें। देखिए, जब सरकारी नियंत्रण में थे ना बैंक, तो सरकार बार बार हस्तक्षेप करती थी इनकी जो भी गतिविधियां होती थी। इससे बैंक अपने लाभ के हिसाब से निर्णय नहीं ले पाते थे, क्योंकि बार बार सरकार के जो अफसर थे हस्तक्षेप करते थे। नरसिम्हन ने कहा कि बैंकों को स्वतंत्र कर दें, चाहे सरकारी नियंत्रण में है बैंक, सरकारी स्वामित्व में रहे बैंक, पर उनकी जो दिनचर्या है या उनकी हर रोज की जो प्रणाली है उसमें बार बार हस्तक्षेप ना करें। बैंकों को स्वतंत्र छोड़ दें, वह जैसे काम करना चाहते हैं वैसे करने दें। हाँ, स्वामित्व आपके पास है, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकार नियंत्रित बैंक है, स्वामित्व आप अपने पास रखिए, पर उनको अपने हिसाब से निर्णय लेने दीजिए, क्योंकि आप बीच में घुसते हो, करप्शन होती है, नुकसान होता है। इन्हें अपने हिसाब से लेने दीजिए। और पहले क्या होता था, बैंकों को जो रेगुलेट करते थे वह थे आरबीआई और वित्त मंत्रालय दोनों। नरसिम्हन ने कहा कि वित्त मंत्रालय की जो भूमिका है बैंकों से संबंधित, उसे खत्म कर दिया जाए और सिर्फ आरबीआई को यह पूरा भार दे दिया जाए बैंकों के अधीक्षण का। तो आरबीआई ही करे इन्हें नियंत्रित। ठीक है, नहीं तो पहले वित्त मंत्रालय का भी हस्तक्षेप होता था, वह बंद करें। और यह सरकार ने सुझाव माना है और बोला कि वित्तीय क्षेत्र जो है पूरा का पूरा, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र भी है और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां भी है, पूरा का पूरा जो वित्तीय क्षेत्र है उसका विधि पूर्वक संचालन हो रहा है। इसीलिए आरबीआई के अधीन एक समिति होनी चाहिए या एक अलग प्राधिकरण होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए जो इसका संचालन करे। और इसीलिए याद है हमने आरबीआई के अंतर्गत किया था, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन बनाया गया था, है ना। वह इसीलिए बनाया गया था क्योंकि नरसिम्हन समिति ने यह बोला था कि आरबीआई के अंतर्गत भी एक ऐसी समिति बना दें जो वित्तीय क्षेत्र के सारा काम करेगी। तो बीएफएस बना लिया गया, करी थी ना हमने केंद्रीय बोर्ड के अंतर्गत दो ही समितियां हैं, बीएफएस और बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट। तो ये इसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये सारे सुझाव आपने मान लिए। हाँ, फिर 1998 में नरसिम्हन जी की अध्यक्षता के अंतर्गत एक और समिति बनाई गई, जिसका कार्य क्या था, यह देखना कि जितने भी अभी सुधार किए हमने वित्तीय क्षेत्र में वह कैसे चल रहे हैं। तो इसके लिए दूसरी समिति आई, इसने भी कुछ सुझाव दिए, वो भी देख लेते हैं। 1998 में सरकार ने श्री नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक और समिति नियुक्त की। इसे बैंकिंग क्षेत्र समिति के रूप में जाना जाता है। इसे बैंकिंग सुधार प्रगति की समीक्षा करने के लिए कि अभी तक जो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार बताए थे और जो कर रही है सरकार, वे कैसे चल रहे हैं, और भारत की पूरी जो कुल वित्तीय प्रणाली है उसे और कैसे मजबूत करा जा सकता है, इसके सुझाव दें। तो इन्होंने कुछ सुझाव दिए। एक सुझाव था इनका संकीर्ण या नैरो बैंकिंग से संबंधित। देखिए, नैरो बैंकिंग का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। देखिए, जो भी कोई बैंक होता है ना, वह लोगों से पैसा लेता है और आगे ऋण के रूप में दे देता है। ठीक है, अब वह ना दो जगहों पे ऋण देता है मुख्य तौर पे। एक जगह ऐसी होती है जहां जोखिम ज्यादा है। ठीक है, वहां पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। फिर बैंक वहां पैसा क्यों डालते हैं, क्योंकि वहां पे ब्याज दर अच्छा मिलता है। जो भी जोखिम भरा ऋण होगा ना, उसमें ब्याज दर अच्छा मिलता है, मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो बैंक ना कई बार जोखिम ले लेते हैं क्योंकि ब्याज अच्छा मिल रहा है। और कुछ ऐसे बैंक होते हैं जो गैर जोखिम भरी जगहों पे ऋण देते हैं। अब गैर जोखिम का फायदा क्या है कि सरकार मतलब बैंक का पैसा वापस आएगा। ठीक है, जोखिम ही कम है, पर यहां नुकसान क्या है, ब्याज बड़ा कम है, बहुत कम है। ठीक है, तो जोखिम उठाओगे तो ब्याज दर अच्छा ही मिलेगी, लाभ भी ज्यादा हो सकता है। गैर जोखिम वाली जगह पे करोगे ब्याज दर कम होगी। ठीक है,
अब नरसिम्हन टू जो समिति थी उसने नैरो बैंकिंग की अवधारणा दी। नैरो बैंकिंग का मतलब यदि कोई बैंक बहुत ज्यादा नुकसान में है तो उसे बोल दिया जाए कि अब आपने जोखिम भरी जगहों पे निवेश नहीं करना है, वहां ऋण नहीं देना है, क्योंकि पहले ही आपको नुकसान बहुत है। तो अब आपने ऐसी ही जगहों पे ऋण देना है जहां ब्याज दर तो कम हो, कोई बात नहीं, पर जोखिम भी नहीं है ना। अब बैंकों को बोल दिया, जब अगर बैंकों को नुकसान हो रहा है तो बैंक सिर्फ यहीं ज्यादा ऋण दें। अब ये कौन सी जगहें हो गई, जैसे जीसेक हो गया, सरकारी प्रतिभूतियां होगी, वह भी तो सरकार को ऋण देने के समान ही है ना। तो जब भी बैंकों को नुकसान होता है, नरसिम्हन दो समिति ने कहा है कि बैंकों को बोल दो नैरो बैंकिंग करें। नैरो बैंकिंग का मतलब क्या होगा कि बैंक ज्यादातर ऋण उन्हीं जगहों पे दे रही हैं जो गैर जोखिम भरी हैं, और गैर जोखिम भरी जो सबसे कम जोखिम वाली, शून्य जोखिम वाली जो ऋण है वह जीसेक है। तो जब भी बैंकों को नुकसान होगा, बैंक जीसेक में पैसा ज्यादा डालना शुरू कर दें। वहां ब्याज दर तो कम मिलेगी पर जोखिम भी तो कम है, नुकसान और तो नहीं होगा। तो इसे हम कहते हैं नैरो बैंकिंग। फिर इन्होंने बोला कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात का कोई ना कोई सिद्धांत लेके आए, कोई ना कोई रूल लेके आए, नियम लेके आए, ठीक है, बेसल नॉर्म्स के आधार पे। ठीक है, हम करेंगे कल के लेक्चर में कि पूंजी पर्याप्तता क्या है, पर मुख्य तौर पे, मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया कि सामने वाला ऋण वापस नहीं आ रहा तो साइड पे आपने कुछ पर्याप्त पूंजी रखी हुई है आपके नुकसान की भरपाई करने के लिए, ताकि लोगों का विश्वास, जिन्होंने आपको जमा खातों में पैसे दिए हैं, वो है ना डगमगाए। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि देखिए अभी भी जितने भी सरकारी बैंक हैं उनमें अफसरों का हस्तक्षेप है, तो बैंक की स्वायत्तता बरकरार रखनी चाहिए और बढ़ानी चाहिए, वह करें आप। और जितने भी अभी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित कानून है, जैसे आरबीआई अधिनियम हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, और बहुत सारे बैंकिंग अधिनियम है, बैंकिंग से संबंधित नियम है, उनकी समीक्षा की जाए। और यदि आपको लगता है कि कुछ नियम अच्छे नहीं हैं तो अधिनियमों में संशोधन किया जाए, इनकी समीक्षा करें। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला कि देखिए अब कंप्यूटर का दौर आ रहा है तो बैंकों में कंप्यूटर बढ़ाएं, तकनीकी रूप से बैंकों का विस्तार हो, टेक्नोलॉजी लेके आए, और बहुत सारी छोटी मोटी चीजें बोली हैं। वह नरसिम्हन दो समिति का हिस्सा थी। ठीक है, चलो फिर ज्यादातर जितने भी सुझाव थे, चाहे वे नरसिम्हन एक समिति के हों, नरसिम्हन दो समिति के हों, वह मान लिए गए थे। कुछ सुझाव नहीं माने थे, जैसे कि सीआरआर वाला सुझाव कि सीआरआर शून्य कर दो। सीआरआर शून्य नहीं करा, सीआरआर कम जरूर कर दिया। और दूसरा था प्राथमिकता क्षेत्र वाला, वह सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया कि प्राथमिकता क्षेत्र नहीं हम करेंगे, वह 40 का 40% है आज भी। पर उसके अलावा सारे सुझाव मान लिए गए थे, और इसीलिए आज का जो बैंकिंग क्षेत्र प्रणाली है, आज की जो बैंकिंग क्षेत्र प्रणाली है, वह काफी हद तक आधारित है इनके सुझावों पे। ठीक है, अब चलिए एक चीज मैं और बता देता हूं, उसके बाद ये जो 4 चरण हैं ये समाप्त होते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि 1991 से पहले राष्ट्रीयकरण जब हुआ, तब से लेके 1991 तक आपने मना कर दिया था कि कोई भी अब निजी बैंक नहीं खुलेगा। ठीक है, और जितने भी निजी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, ज्यादातर बड़े बड़े, पर कुछ छोटे छोटे निजी बैंक का राष्ट्रीयकरण रह गया था। वह आज तक जिंदा है, बैंक आज तक अस्तित्व में है। ठीक है, उन बैंकों को हम कहते हैं, कभी भी आप समाचार पत्रों में देख सकते हो, ओल्ड प्राइवेट बैंक्स। ठीक है, पुराने प्राइवेट बैंक या पुराने निजी बैंक या पौराणिक निजी बैंक भी कह सकते हैं। ठीक है, ओपीबी ध्यान रखना, तो कहीं लिखा हुआ है ओपीबी, इसका मतलब क्या है, पुराने निजी बैंक हैं ये, यानी कि राष्ट्रीयकरण दौर के दौरान, राष्ट्रीयकरण दौर में कुछ बैंक ऐसे रह गए थे जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ और ये निजी ही रह गए, इन्हें कहते हैं पुराने निजी बैंक, ओल्ड प्राइवेट बैंक। अच्छा, जब राष्ट्रीयकरण का जो दौर था वह खत्म हो गया 1991 में,
और नरसिम्हन समिति के आधार पे, उनके सुझावों के आधार पे सुधार लाए गए बैंकिंग क्षेत्र में। तो उनमें से एक सुधार क्या था कि निजी बैंकों को आने दिया जाए, विदेशी बैंकों को आने दिया जाए। इसीलिए 1991 के बाद भारत में बहुत सारे निजी बैंक आए, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बहुत सारे निजी बैंक आए। ठीक है, अब जितने भी निजी बैंक 1991 के बाद बने हैं उन्हें हम कहते हैं न्यू प्राइवेट बैंक्स, यानी कि नवीन या नए। पर आप एनपीबी याद रखिए, न्यू प्राइवेट बैंक, अंग्रेजी में भी याद रखिए ये जो शब्द है, टर्म है, और हिंदी में भी याद रखिए। ओपीबी पुराने निजी बैंक जो राष्ट्रीयकरण दौर के दौरान जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, और न्यू प्राइवेट बैंक, नवीन निजी बैंक, यह वह बैंक हैं जो 1991 के बाद निजी बैंक आए हैं। ठीक है, यह याद रखना। ठीक है जी, चलो फिर इसी के साथ हमारा खत्म होता है भारतीय बैंकिंग का इतिहास। अब देखिए, एक चीज है जो मैं चाहता हूं आप खुद से करें। इस लेक्चर से संबंधित जो आपको नोट्स मिलेंगे ना, आज के लेक्चर से संबंधित, उसमें अंत में आपके नोट्स में यह चीज होगी, विभिन्न प्रकार के बैंक जो हैं। ठीक है, अब वह मैंने बहुत ही विस्तार से आपके दिए हुए हैं, विभिन्न प्रकार के जो बैंक हैं। ठीक है, जितने भी बैंक हैं भारत में वह दिए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि वह आप खुद पढ़ें। यदि आपको उसमें कोई समस्या आती है, कोई डाउट आता है, तो जरूर पूछना मुझसे, मैं आप ही के लिए यहां पे बैठा हुआ हूं। पर मैं चाहूंगा आप खुद पढ़ें। और यह थोड़ा रट्टा मारने वाला भी है, इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता नहीं है, रट्टे मारने वाला है, तो मैं चाहूंगा आप खुद पढ़ के रट्टा मार लीजिए। ठीक है, विभिन्न प्रकार के बैंकों में क्या होगा, कुछ होते हैं हमारे सार्वजनिक बैंक, ठीक है, कुछ होते हैं निजी बैंक, निजी क्षेत्र बैंक भी कह देते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक भी कह देते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक्स, कुछ होते हैं स्थानीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी जो बनाए थे 1975 की नरसिम्हन समिति ने। ठीक है, कुछ होते हैं हमारे विकास बैंक जो हमने डेवलपमेंट बैंक्स किए थे। कुछ आजकल जो नए बैंक आ गए हैं, जो आपके विभेदात्मक बैंक हो गए, है ना, विभेदात्मक बैंक जैसे हो गए पेमेंट बैंक, स्मॉल प्राइवेट बैंक, ये सारे, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बहुत सारे बैंक हैं विभिन्न प्रकार के। उनकी परिभाषा कर लीजिएगा। मुझे पूरी आशा है कि आपको समझ आ जाएंगे पढ़ते ही। पर फिर भी मैं दोबारा दोहरा दूं, यदि नहीं आते इस विषय में, यदि आपको कोई भी डाउट होता है, संशय होता है, तो जरूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन का सदुपयोग कीजिएगा। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा आज का, तो भी बताइए हमें। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अब हमारा बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित क्या रह जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। विषय सूची पे वापस चलते हैं। तो विषय सूची के आधार पे हमने बैंकिंग की अवधारणा कर ली है, भारत में बैंकिंग का इतिहास कर लिया है। थोड़े बड़े विषय थे, उप विषय थे, तभी इन्हें एक पूरा लेक्चर लग गया। अब यह चीज आपने करनी है नोट्स में से, और कल से हम शुरुआत करेंगे बैंकिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण अवधारणाएं, जिसमें से पूंजी पर्याप्तता की अवधारणा भी हम विस्तार से करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये, और बैंकिंग क्षेत्र को और अच्छे से समझेंगे। और बहुत सारी हैं, एनपीए क्या होता है, पूंजी पर्याप्तता क्या होती है, प्राथमिकता क्षेत्र जो आज थोड़ा सा हमने किया है उसको भी विस्तार से करेंगे। तो बैंकिंग से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में आ सकती हैं, उनसे संबंधित जो कुछ भी जानकारी हमें पता होनी चाहिए वह हम करेंगे। उसके बाद एनबीएफसी कर लेंगे और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद पूरा बैंकिंग क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। चलिए फिर, धन्यवाद आज के लेक्चर के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे सहन करने के लिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है हमें ज़रूर बताएं, अच्छा लगे तो भी बताएं, बुरा लगे तो भी बताएं। हम आप ही के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, और यदि और कुछ भी आप जानना चाहते हैं अपनी परीक्षा से संबंधित, हमें ज़रूर बताएं। चलिए फिर, मैं आज्ञा लेता हूँ आपकी, और मैं आपसे कल मुलाकात करूँगा बैंकिंग क्षेत्र भाग 2 के साथ। धन्यवाद।